नमस्कार। मानसरोवर साहित्य अकादमी पटल राजस्थान की ओर से समस्त महानुभावों का स्वागत है। आज हम एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है और उससे पहले समस्त दर्शक वर्ग का आभार व्यक्त करते हैं कि वो इस कार्यक्रम में हर शनिवार की भांति आज भी इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और साथ ही आज के इस कार्यक्रम के हमारे ग्रुप संपादक मान्यवर मानसिंह सुतार साहब को, ग्रुप के संस्थापक मान्यवर मानसिंह सुतार साहब को का आभार व्यक्त करती हूँ, उनको सादर प्रणाम करती हूँ कि वो हर शनिवार को एक बेहतरीन मुशायरे का आयोजन करते हैं और आज एक विशिष्ट कार्यक्रम का हम सब ने मिलकर आयोजन किया है और कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मान्यवर मक्खन मुरादाबादी साहब मुरादाबाद से। सर सादर प्रणाम। प्रणाम सर। मान्यवर मक्खन मुरादाबादी साहब को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन साहब। सर सादर प्रणाम। और मेरी आवाज, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज आ रही होगी, मैं दोनों महानुभावों को प्रणाम करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ। हमारे बीच उपस्थित है मान्यवर जिया जमीर साहब। सर प्रणाम करते हैं आपको। मान्यवर डॉक्टर कृष्ण साहब को उपस्थित हो चुके हैं। सर को प्रणाम करते हुए हम कार्यक्रम का शुभारंभ करने लगेंगे। मुझे ऐसा लगता सीमा जी, ये बड़ी कहीं कूलर चल रहा है क्या? कूलर चल रहा है कि नहीं साहब का? क्या सरसराहट की आवाज आ रही है? हाँ, हो सकता है कि किसी के घर के बाहर बारिश हो रही हो, बिल्कुल घर के दीवार से लगा हुआ बैठा हो, बारिश की आवाज भी आ सकती है। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम की संचालक डॉक्टर सीमा विजय वर्गीय जी से अनुरोध करूंगा कि वो माँ सरस्वती जी का आवाहन करें और माँ शारदे की उपस्थिति हम सबको बल प्रदान करेगी, कार्यक्रम को शुभ और अच्छा बनाएगी। तो उनसे अनुरोध है कि माँ शारदे की वंदना के लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। डॉक्टर सीमा जी, बहुत बहुत आभार सर, सादर प्रणाम। मेरे गुरुवर डॉक्टर कृष्ण साहब को प्रणाम करते हुए और मंच पर उपस्थित समस्त महानुभावों को प्रणाम करते हुए मैं माँ शारदे का वंदन करना चाहूंगी। वागीश्वरी पद्मासिनी पर तो मुझे परदायिनी, वागीश्वरी पद्मासिनी बल बुद्धि विद्या दान दो मुझको, स्वरों का ज्ञान दो, बल बुद्धि विद्या दान दो मुझको, स्वरों का ज्ञान दो, नव गीत नव लय तान दो, ओ भारती हंसासिनी पर मुझे परदायिनी, जो भी लिखो सुंदर लिखो, सच्चे रुचिर अक्षर लिखो, जो भी लिखो सुंदर लिखो, सच्चे रुचिर अक्षर लिखो, है कामना शुचितर लिखूं, है बहुत अच्छा, शुचितर लिखूं, कर दो कृपा कमलासिनी पर तो
वरदायिनी वाह वाह वागीश्वरी पद्मासने। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत वाह बहुत वाह अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत हाँ, एक आशीर्वाद देंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि वह भारतीय मंच पर साक्षात उपस्थित हो गई होंगी। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे आज कुछ हर शनिवार को हम एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, लेकिन आज हमने कुछ विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज गजल विमर्श पर गजल विमर्श लेकर हम आए हैं। और गजल संग्रह है देश के सुप्रसिद्ध लोकप्रिय शायर डॉक्टर कृष्ण पर्णा साहब गजलकार हैं, और उनका गजल संग्रह है दिए से दिया जलाते हैं। दिए से दिया जलाते हैं उनका 5वां गजल संग्रह है। और यदि कृति के रूप में देखा जाए तो ये इनकी 11वीं। तो उन्हीं के शेर के द्वारा मैं आज इस गजल विमर्श का शुभारंभ करना चाहूंगी कि करेगा कौन हिफाजत अब इनकी मेरे बाद, करेगा कौन हिफाजत अब इनकी मेरे बाद, ये सोचता हूँ दिए से दिया जलाते हूँ, ये सोचता हूँ दिए से दिया जला। हमारे बीच उपस्थित हैं मान्यवर मुरादाबाद से ही जिया जमीर साहब। आपकी 3 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आप शिरकत करते रहते हैं। तो मैं नाज साहब के शेर के माध्यम से ही आपको पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि मुफलिसी बला क्या है उससे पूछिए साहेब, मुफलिसी बला क्या है उससे पूछिए साहेब, जिसने पेट भरने को खून बेच डाला है, जिसने पेट भरने को खून बेच डाला है। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं मुरादाबाद से मान्यवर जिया जमीर साहब। पटल पर स्वागत। स्वागत है। बहुत शुक्रिया सीमा साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूं, आपकी संस्था को, और इस ऑनलाइन ये जो आज विमर्श आपने रखा है इसके लिए आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। देखिए ऐसा है कि ये एक्सपीरियंस कोरोना काल से रहा कि हम लोग दूर बैठे हुए भी एक दूसरे के करीब आए और बातचीत की साहित्य पर। लेकिन अक्सर ये हुआ कि एक दूसरे को शायरी, कविता, मतलब काव्य गोष्ठी और नशस्त वगैरह ही होके सिमट के रह गई थी। कहीं कहीं कुछ कुछ ये हुआ कि शेर व शायरी सुनने सुनाने से अलग हटके भी कुछ काम ऐसा हो जो साहित्य से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसमें सिर्फ शेर व शायरी, कविता सुनाई ना जाए और ज्यादा कोई मजबूत काम हो। तो किसी साहित्य किताब पे बात करने से ज्यादा अच्छा काम क्या हो सकता है, और वो भी ऐसे साहित्यकार पे कि जिसका चर्चा शहर में नहीं, सूबे में नहीं, मुल्क में नहीं, बल्कि मुल्क से बाहर भी है। जहां जहां उर्दू और हिंदी पढ़ी जाती है, बोली जाती है, जहां जहां शायरी समझी जाती है, वहां वहां डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज मौजूद हैं। और मेरे लिए तो खुशकिस्मती की बात यह है कि मैं हर दिन कभी ना कभी आते जाते नाज साहब के दीदार कर लेता हूं, क्योंकि हम पड़ोसी हैं। तो मेरे लिए तो आज का ये गोष्ठी, ये चर्चा ऐसा है कि ये नाज साहब की किताब पे नहीं हो रही, बल्कि मेरी किताब पे हो रही है। मैं बात करूंगा सबसे पहले उन्वान की, टाइटल की, क्योंकि नाज साहब का ये 5वां गजल संग्रह है, 5वीं किताब है। तो पोएट्री में, शायरी में हम अक्सर एक चीज को कहते हैं कि शायरी हमें बुराइयों से दूर रखती है और अच्छाइयों के करीब लाती है, अंधेरों को चीरते हुए रोशनी की तरफ ले जाती है। शायरी या साहित्य ऐसी एक प्रकाश पुंज है जो हमारे अंदर विकसित होता है और हमारे
पूरे मन को, पूरी आत्मा को प्रकाशमान कर देता है। और अगर साहित्य पॉजिटिव नहीं है तो वो ना तो उसको रचने वाले को और ना ही उसके सुनने पढ़ने वाले को पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कर सकता है। डॉक्टर नाज साहब का ये जो गजल संग्रह है, इसका टाइटल, इसका उन्वान ही इतना पॉजिटिव है कि हमें अपनी तरफ खींचता है और हमारे अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके उसे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दिए से दिया जलाते हुए, दिए से दिया जलाना सिर्फ एक लाइन भर नहीं है, बल्कि एक पूरी एक चेन को दर्शाता है कि कैसे हमें एक दूसरे का हाथ थामना है, कैसे हमें एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ना है। यहाँ दिया केवल दिया नहीं है, यहाँ दिया मेरी नजर में एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है जो साथ चाहता है, जो चलना चाहता है। दिए से दिए जलाना सिर्फ दिए जलाना नहीं है, एक आदमी का कारवां हो जाना है। तो मेरी राय में ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सकारात्मक एक नाम है। इसके लिए मुबारकबाद कबूल करें कृष्ण कुमार नाज साहब। मैं असल में मेरी एक बहुत खराब आदत ये है कि मैं कभी भी कोई किताब शुरू से आखिर की तरफ नहीं पढ़ता, बल्कि आखिर से शुरू की तरफ पढ़ता हूँ। इसका एक सबब ये है कि मैं जब श्रोता होता हूँ या पाठक होता हूँ, खास तौर पे जब मैं पाठक होता हूँ, तो मैं अपने शायर, अपने कवि के बीच में किसी दूसरे आदमी के आने से मेरी ना इत्तेफाकी रहती, मैं नहीं चाहता उसके बारे में मुझे कोई और बता। तो शुरू में बहुत से लोग की राय होती है, बहुत से लोगों की बातें होती हैं, मज़ामीन होते हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जाता। मैं शायर से या जिस जो अहले किताब है उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है, एक मार्केटिंग इसके लिए होती है कि हम हमारी जो एक संकलन है उसमें ज्यादातर अच्छी चीजें हम शुरू में रखते हैं और आखिर की तरफ वो थोड़ी हल्की होती चली जाती हैं। वो इसलिए भी रखते हैं कि आदमी पन्ने पलटे किताब शुरू करे तो अच्छी अच्छी चीजों से वो अपने आप को जोड़ ले और किताब तक जाए। तो मैं इससे जरा अलग हटके आखिर की तरफ जाता हूँ और आखिर में मैं ये देख के हैरान रहता हूँ कि आखिर में नाज साहब ने एक मुख्तसर मजमून जो लगभग 6 पन्नों का है, उसका उन्वान है कि हमेशा रहती है बेहतर की गुंजाइश। इस उन्वान से उन्होंने किताब को खत्म किया है। इस किताब में उन्होंने ये जो मज़ामीन, ये जो मजमून है, हमेशा रहती है बेहतर की गुंजाइश, ये यहाँ कोट करना जरूरी यूं है कि नाज साहब के अब खुद साहिब किताब शायर भी हैं, उस्ताद भी हैं, इनके शागिर्दों का एक पूरा हुजूम है। सारी जहां जहां उर्दू हिंदी शायरी बोली जाती है, समझी जाती है, वहां नाज साहब मौजूद हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग इनसे मशवरा लेते हैं अपनी शायरी के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में। उसके बावजूद नाज साहब ने ये मजमून लिख के जहां एक सच्चे साहित्यकार की परिभाषा को दोबारा से गढ़ा है, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने अपनी सादा दिली और सादा लोही का भी मुजाहिरा किया है। इसमें उन्होंने कई अपने शेर, कम से कम 5-6 शेर तो ऐसे हैं जिनके बारे में, जिनको रचने के बारे में, जिनको रचने के बाद सुनाने के बारे में जो उनके सीनियर्स हैं, जो उनके साथी हैं, उनकी राय और उनकी राय के हिसाब से अपने मिसरे और कुछ शब्द चेंज करके शेर को अच्छा हो जाने के बारे में लिखित में, मतलब दस्तावेज ये दे दिया है कि मुझे इन लोगों से फैज पहुंचा। असल में ये हमारी कमजोरी होती है कि हम जब समाज के सामने आते हैं कि तो जिस से हमें फैज पहुंचता है, जिससे हमारा भला हुआ होता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते। इससे हमें ऐसा लगता है कि हमारा खत छोटा हो जाएगा।
लेकिन नाथ साहब जैसे लोग जब तक मौजूद हैं साहित्य में, तब तक लोग एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें ये भरोसा रहेगा कि हमने जिसकी मदद की उसने हमारी मदद को फरामोश नहीं किया। तो इस बात की मुबारकबाद भी इसमें उन्होंने बताया। आखिर में क्या मुझे लगातार बोलना है या दोबारा आएगा? अगर ऐसा सीमा जी बताइएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसको चर्चा को खींचा। सत्र एक ही चलेगा। नहीं, और एक ही होगा। आप जारी रखिए। आपका नेटवर्क जिया साहब वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आप अपनी बात पूरी कहिएगा। और बहुत शानदार आप कह रहे हैं। जिया साहब, आपका नेटवर्क सुस्त पड़ गया है। हाँ, बहुत शीघ्र हमारे बीच जिया जमीर साहब जुड़ेंगे। और बहुत ही शानदार आप कह रहे थे ना साहब के कुछ शेर की रचना प्रक्रिया में आपकी भागीदारी रही है, आप बता रहे थे। और बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात कह रहे थे। और आप शीर्षक के बारे में कितनी बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि दिए से दिया जलाते हुए ये एक व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, व्यष्टि से समष्टि तक जाने की एक बहुत खूबसूरत प्रक्रिया है। दिए से दिया जलाते हुए एक व्यक्ति तो दिए की परंपरा को या दीपावली की दीपों की अवली की परंपरा को वो आगे नहीं बढ़ा पाएगा। उसके लिए वो एक के बाद एक व्यक्ति जब जुड़ते चले जाएंगे। और मतलब एक पूरी एक सामाजिक प्रक्रिया है ये। और व्यक्ति की पूर्णता भी समाज के साथ ही है, वो पूरी तरह से सामाजिक बनने में ही है व्यक्ति की पूर्णता। तो आपका ये अपने आप में इंसानी मूल्यों से लबरेज, ये बहुत एक सामाजिकता के भाव से परिपूर्ण है आपका ये शीर्षक। और ये पूरे मानवीय मूल्यों को दर्शाता है, वो बहुत इंसानी मूल्यों को दर्शाता है। और एक व्यक्ति कितना सामाजिक है, इन सब मूल्यों को दर्शाता हुआ आपका ये शीर्षक दिए से दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है जिया जमीर साहब हमारे बीच उपस्थित हो कार्यक्रम को। ना साहब आज्ञा दे तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। हाँ, मैं जब तक जिया साहब जुड़ते हैं फिर आप अपना जारी रखिएगा और आपने जो भी लिखा है, जो भी आप कहना चाहती हैं उसको कीजिएगा। मैं तो नन्ही सी कलम और आप इतने बड़े बड़े महानुभावों के बीच बस एक छोटी सी जिया साहब भी आ गए। जिया साहब आ गए। सर जी सर प्रणाम। जी मुझे माफ कीजिएगा, क्या एक ही सेशन में बताना है या रिपीट होगा? नहीं, एक ही सेशन एक ही रहेगा। अच्छा, आप अपनी बात जारी रखिएगा। इसके बाद नाथ साहब के यहाँ कुछ नज़में आई हैं इस किताब में। जो अनुमान है, फिर जल्दी आना दोबारा, हम, मेरा गांव, जाने दिल की क्या मर्जी है, बचपन, हुस्न की रानाई, जरूरत और मोहब्बत, उदास रहता है, ऐ हंसी दोस्त मेरे, और मेरे साथ चल मेरे हमसफर। डॉक्टर नाथ साहब क्योंकि सिर्फ एक शायर नहीं है, बल्कि जो अरूज है, अरूज पे भी डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब को महारत हासिल है। और बल्कि इतनी महारत हासिल है कि उन्होंने एक बहुत अहम किताब व्याकरण गजल का के नाम से उनकी शाये हुई है, जिसमें हिंदी में आसान जबान में उन्होंने गजल का व्याकरण, जो लोग व्याकरण की तरफ आना चाहते हैं, व्याकरण के साथ मतलब अपनी शायरी मजबूत तरीके से करना चाहते हैं, उनके लिए एक तरह से तोहफा है, बल्कि वरदान है वो, जो उर्दू नहीं जानते लोग उनके लिए। तो उनकी नज़में मैंने महसूस किया ना साहब क्या कि उनके यहाँ छंद मुक्त कुछ नहीं है। सबसे अहम बात यह है, उनके यहाँ अगर नज्म है तो वो भी छंद युक्त है। और नज्म का जो हमारा परंपरागत पैटर्न है कि मुखड़ा होगा फिर अंतरा होगा, जो एक पूरा सीक्वेंस है, जो असली नज्म की बुनत है, वो उनके यहाँ बहुत मजबूती के साथ जाहिर हुई है। मेरे साथ चल मेरे हमसफर एक नज्म है,
उसमें भी उन्होंने जो काफिया है और रदीफ है और जहाँ नज्म बंद होती है उसका बड़ा एहतमाम किया है, और कहीं भी नज्म जो छंद है उससे हिल नहीं सकती। डॉक्टर नाज साहब की गजलों के साथ साथ नज्मों में भी उसके मिसरे इतने चुस्त हैं कि एक लफ्ज को इधर से उधर यानी लफ्ज की जो नशस्त है उसको तब्दील करने की कतई गुंजाइश नहीं रहती। ये एक बहुत अहम बात है जो आजकल जो नौजवान तबका शायरी कर रहा है उसे सीखनी चाहिए। ज्यादातर नज़्में जो हैं रोमानी है और उसमें कहीं कहीं वियोग श्रृंगार है और उसके साथ साथ संयोग श्रृंगार भी है, और अक्सर मोहब्बत की जो कार फरमाई है उसको नार साहब ने नज़मों में बखूबी बयान किया है। चाहे वो हुस्न की रानाई नज्म हो, चाहे वो जरूरत और मोहब्बत हो, और चाहे जाने दिल की क्या मर्जी है, इसमें उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। इससे ये भी हमें एहसास होता है कि ना साहब को खुद भी नहीं पता कि उनके दिल की मर्जी क्या है। इस क्वेश्चन मार्क से ये हमें ऐसा महसूस होता है। तो सवालिया निशान के बाद लगने से ये नज्म और ज्यादा पुरअसरार हो गई है। तो नज़्में इस गजल के संकलन में इजाफा है, लेकिन मेरा थोड़ा सा एतराज ये है कि जब नज़्में इस गजल के इस संकलन में थी तो दिए से दिया जलाते हुए टाइटल के ऊपर सिर्फ गजलें लिखना नज़्मों के साथ थोड़ी सी ज्यादती मुझे महसूस हुई। इसमें गजलें और नज़्में भी लिखा जा सकता था छोटा सा, क्योंकि एक आध नज्म सिर्फ तबर्रुकन नहीं है, इसमें कई नज़्में हैं और नज़्मों की अच्छे खासी जगह है। तो हो सकता है कि ये कुछ एडिटिंग में की गलती रही हो, लेकिन मैं अपना एतराज जरूर दर्ज कराऊंगा। इसके बाद गजलों की तरफ आते हैं। मैं गजलों में मैंने नाज साहब से भी जिक्र किया कि इधर मैं उन्हें, क्योंकि मैं मुसलसल 20-22 बरसों से बल्कि 25 बरसों से नाज साहब की शायरी का मैं शरीक रहा हूँ, उनका पाठक रहा हूँ। तो मैं इस 20-25 वर्षों की यात्रा में मैंने नाज साहब के यहाँ जो पाया कि उनके यहाँ जो अल्फाज की बंदिश है वो क्योंकि अरूजदां है तो बड़ी मजबूत होती है। और मैंने उन पे जो आर्टिकल लिखा था इसके पहले तकरीबन 5 बरस या 6 बरस पहले, वो जो आर्टिकल लिखा था उसमें मैंने एक बात का शिकवा किया था कि उनके यहाँ इश्क की कार फरमाई यानी कि श्रृंगार रस से काम लेना या श्रृंगारिक शायरी जो है वो निस्बतन कम है। तो ये हालांकि हर एक शायर का मिजाज होता है, लेकिन क्योंकि मुझे पोएट्री में जो श्रृंगार है उसका एक बहुत अहम मैं उसको एलिमेंट मानता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ श्रृंगार बिल्कुल ही कम है, लेकिन उसका परसेंटेज मुझे कम लगी। लेकिन ये बताने का मकसद मेरा ये था कि पिछले 5-7 सालों की जो शायरी है जो मैं फेसबुक पे या उनसे नशस्तों में या उनके यहाँ बैठक में मैं सुनता आया हूँ, तो वो चीज बढ़ी है। तो इसका सबब ये भी हो सकता है कि क्योंकि जब जो शायर होता है हर 5 और 10 साल के अंतराल पे वो करवट लेती है उसके यहाँ शायरी, तो मेरे लिए बड़ा खुशाइंद है। बहुत खुशी की बात ये है कि उनके यहाँ इश्क के अलग अलग रंग भी नजर आने लगे हैं। उनकी शायरी की खूबसूरती सी बात यह है कि क्योंकि उन्हें उर्दू और हिंदी दोनों जबानों पे एक जैसी कुदरत हासिल है, अबूर हासिल है, तो उनको उनके यहाँ ये दिक्कत कतई नहीं है कि शेर का पेट भरने के लिए हमें किस अल्फाज या किस लफ्ज या किस शब्द की कुछ सोचना पड़े। नाज साहब की शायरी पढ़ते हुए एक सुखद एहसास ये होता है कि उनके यहाँ हिंदी उर्दू अल्फाज की जो आमेजिश है वो बहुत दीदा ज़ेब है और फनकाराना है। ये इस वजह से है कि उनको जो जबान है उस जबान से भी मोहब्बत है और जो दोनों जबानों के अल्फाज हैं उनकी सेहत की भी भरपूर जानकारी है। सेहत की जानकारी होने की का सबब ही है कि उन्हें अगर उनके पास लफ्ज
और शब्द दोनों को कहीं इस्तेमाल करना हुआ तो वो लफ्ज वहां इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों का जो वजन है वो एक जैसा है। तो एक आम शायर जो होगा वो कहीं भी शब्द का इस्तेमाल कर सकता है और कहीं भी लफ्ज का, लेकिन नाज साहब के यहाँ ये सलाहियत है कि वो उन्हें पता है कि शब्द का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए और लफ्ज का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए। तो ये बड़ी खूबी है। और इसके साथ साथ नाज साहब के यहाँ जो खुलापन है शेर को लेके, असल में मैंने हमेशा महसूस किया है कि हम लोग जो हैं जब शायरी हो जाती है, यानी जो कोई शाहकार रच जाता है, कोई गजल हो गई, कोई नज्म हो गई, कोई दोहा हो गया, तो उसको पढ़ के आम पाठक जो होता है उसको पढ़ के उससे मजा लेता है, उससे रस हासिल करता है। लेकिन जो शायर होता है, खुद तख्लीककार किसी दूसरी तख्लीककार के बारे में कोई तख्लीक पढ़ता है, तो उसे कम से कम काफी हद तक इस बात का एहसास हो जाता है कि उस तख्लीक को करते हुए उसकी मनोस्थिति उस तख्लीककार की क्या रही। तो मैं भी एक छोटा सा तख्लीककार हूं, तो मैं अक्सर मुझे महसूस होता है कि जब मैं किसी की तख्लीक पढ़ रहा होता हूँ, किसी की कोई साहित्य सृजन के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे यह काफी हद तक उसका एहसास हो जाता है कि इस साहित्य को सृजित करते हुए उसकी मनोदशा क्या रही। तो मुझे ये लगता है कि नाज साहब जो हैं बहुत गहनता के साथ और एक एक मिसरे पे बड़ा काम करते हैं, हर बार अपने आप को रद्द करते हैं और कुछ न कुछ उसको और बेहतर करने की गुंजाइश करते हैं। मतलब ये है कि परफेक्शन की उनके यहाँ बड़ी अहमियत है। और गजलों की मैं बात करूं तो उनके यहाँ गजलें, एक एतराज और मैं यहाँ दर्ज कराना चाहूंगा डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ से, कि क्योंकि ये चीज मुझे बहुत पसंद नहीं आती कि उन्होंने फहरिस्त में जो फहरिस्त बनाई उसमें जो अरकान हैं बहरों के उनको पहले लिखा है और उस जमीन उस वजन की जो गजलें हैं वो सब एक साथ रखी हैं, फिर दूसरे वजन की गजलें एक साथ रखी हैं दूसरी बहर की। इसी तरह से उन्होंने ये फहरिस्त बनाई है। हो सकता है इसके पीछे उनका मकसद जो उनका पाठक है खास तौर पर वो कि जो गजलों की बहरों के बारे में उन बहरों के अरकान के बारे में भी जानना चाहे, लेकिन मेरे जैसा एक सीधा साधा मामूली आदमी, मामूली पाठक जो सिर्फ शायरी का दीवाना है और वो शायरी के बीच में किसी दूसरे मज़ामीन को भी दखल नहीं देना चाहता, उसके लिए थोड़ी सी ये नाज साहब मुझे माफ करेंगे, मुझे ये थोड़ी सी कमी महसूस हुई। और इससे एक चीज और भी है कि देखिए जो पहली बहर है उसमें 8 गजलें हैं। अब 8 गजलें हम एक ही बहर में की पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो जो स्वाद है, जो कानों का, आंखों का और पढ़ने का स्वाद है, वो 8 गजलों तक एक सा रहता है। तो उसमें हल्की सी ये भी होता है, एक रास्ता से ये रहती है। और मुझ जैसा आदमी जो विभिन्न रसों को एक साथ पढ़ना चाहता है, लेना चाहता है, उसके लिए एक थोड़ा सा ये कम पसंदीदा काम है। मैं ये चाहता हूं कि अगर एक बहर की गजल मैं एक पन्ने पे पढ़ रहा हूं तो दूसरे पन्ना जब मैं पलटूं तो दूसरे बहर की गजल मेरे सामने आए, ताकि उससे मुझे जरा सा और मजा आता है। ये मेरी पर्सनल राय है, इससे ना इत्तेफाकी जरूरी है, ना इत्तेफाक भी हुआ जा सकता है और इत्तेफाक भी रखा जा सकता है। नाज साहब के यहाँ एक बड़ी खूबी यह है कि नाज साहब के यहाँ रवानी बहुत जबरदस्त है। रवानी यूं है कि मैंने अभी अर्ज किया कि नाज साहब को अल्फाज की सेहत की भरपूर जानकारी है और अल्फाज का इंसलाक, यानी जब 2 शब्दों को हम जोड़ते हैं, 2 शब्दों से एक शब्द तक से दूसरे शब्द तक आने के लिए जो एक सीढ़ी होती है, मतलब पहले शब्द का आखिरी किनारा उससे अगले शब्द के पहले किनारे से किस तरीके से जोड़ा जाना है, किस सलीके से जोड़ा जाना है, ये एक बड़ा फनकारी का काम होता है। इसमें बड़ा बड़ा शायर भी अक्सर गच्चा खा जाता है, पुराना शायर भी गच्चा खा जाता है। लेकिन जिनको अल्फाज की सेहत और उनकी उसकी बुनत के बारे में सही जानकारी होती है,
वो इस मामले में कभी गच्चा नहीं खाते और नासाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जब वो अल्फाज को मुंसलिक करते हैं, उनके यहाँ इंसलाक भी बहुत दीदा ज़ेब होता है और रवानी है, मज़ामीन की रंगारंगी है। उनके यहाँ हर तरह का मज़ामीन नज़्म हुआ है, बहुत खूबसूरत गज़लें हैं, बहुत खूबसूरत नज़में हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो आखिर में मैंने जिस मजमून का जिक्र किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जिन जिन लोगों ने उनके मिसरे या शेर बेहतर किए। तो ये एक भरपूर किताब है और ख़ास तौर पे पॉजिटिव शायरी है इसमें। और नए लोग जो शायरी की तरफ आ रहे हैं, उन्हें इस किताब से बहुत कुछ हासिल हो सकता है कि अल्फाज को कैसे बरतना है, एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ कैसे जोड़ना है, ये पुल कैसे बनाना है और बिना किसी ज़बरदस्ती के शेर को कैसे उसकी क्राफ्ट करनी है और उसको आगे तक कैसे लेके जाना है। और शेर इन सब तजुर्बों के बावजूद शायरी कैसे बरकरार रखनी है, शेर में शेरियत कैसे बरकरार रखनी है, ये सब कुछ इस किताब से सीखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। सीमा जी, बहुत मुझे बढ़िया। लगता है बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। पूरे गजल संग्रह को आपने पीछे से लेके आगे तक उसको कवर कर दिया और बहुत ही खूबसूरती के साथ। और बस मुझे ऐसा लगा कि अनुक्रमणिका, ये मेरे अपने विचार हैं। अनुक्रमणिका को लेकर जो आपने बहुत ही शानदार विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन अनुक्रमणिका को लेकर आपके अपने विचार थे। लेकिन ये मैंने मेरे जब ये उनकी ये मेरे निजी अनुक्रमणिका विचार देखी, हैं। हाँ, हाँ निजी विचार है और मैं उनका स्वागत करती हूँ। लेकिन मैंने देखा, जब मैंने पहली बार जब देखा तो मुझे इतना विशिष्ट लगा सर। वो मैंने भी वो रूप अपनाया और उससे उनका एक भाषा व्याकरण, जो उनका व्याकरणाचार्य वाला रूप नजर आता है, भाषा की परिपक्व वाला रूप नजर आता है। वहां पर वो एक भाषा शास्त्री के रूप में नजर आते हैं कि हर चीज व्यवस्थित क्रम, ताकि सीखने वाला, क्योंकि बहुत सारे हमारे पाठक, पूरे देश भर के पाठक हैं, जब वो देखेंगे तो यहाँ भी उनको सीखने को मिलेगा। यानी कि गजल का व्याकरण यहाँ भी काम कर रहा है। ये मेरे अपने विचार थे। आपके विचारों का स्वागत करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से आपने ना साहब की किताब के पूरी किताब की समीक्षा की। आप उनकी नज्मों से लेकर आप वहां तक पहुंचे हैं, गजलों तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम हाँ, को एक आगे। एक एक बात रह गई, एक बात रह गई। जी जी जी, मैंने स्वागत जिक्र किया कि स्वागत। मुझे माफ करेंगे, एक बात रह गई। मैंने जिक्र किया कि मैं किताब जो है आखिर से पहले की तरफ पढ़ता हूँ, तो वो जाहिर बात है इसमें भी कोई नुकसान है। जो सबसे पहले पेज की बात थी वो तो मैं रह गई इसमें कि मेरी खुशनसीबी ये है कि कोई भी किताब पढ़ेगा उसे नाज साहब के फोटो से पहले मेरे फोटो को होके गुजरना पड़ेगा। शुक्रिया। ये तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी बात है ये तो कार्यक्रम को और हम अब आगे मैं बढ़ा रहे हैं चाहता सर। हूँ बहुत बहुत आभार हाँ आपका। सीमा जी, अब आप अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। जी, स्वागत है। जी जी। मैं नन्ही कलम कितना मतलब लवकुश प्रणय साहब हमारे बीच उपस्थित है, अरविंद भ्रमर साहब हमारे बीच उपस्थित है, योगेंद्र व्योम साहब हमारे बीच उपस्थित हैं और मानसिंह सुधार साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, अनुराग मेहता साहब हमारे बीच उपस्थित है। तमाम दर्शक वर्ग को जो स्वयं ही बहुत अच्छे रचनाकार हैं, आप सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए और कार्यक्रम में निरंतर बने रहेगा। और महेंद्र मौर्य साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग हमें फेसबुक यूजर्स के नाम से भी आ रहे हैं और हम उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो उन सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आप इतने बड़े महानुभावों के बीच मैं नन्ही सी कलम अपने आप को अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाह रही हूँ। मैं थोड़ी सी घबरा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं मान्यवर गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। बहुत ही शानदार किताब मेरे सामने है और मैं जब भी देखती हूँ तो बहुत ही प्रेरक हमारे लिए प्रतीत होती है। अभी इन दिनों मैं पढ़ रही थी पाश्चात्य विचारक हेराल्ड पी सिम्पसन। आप कहते हैं कि साहित्य का इतिहासकार यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि एक लेखक ने अपने समय और अतीत से क्या प्राप्त किया और बदले में अपने समय और परिवर्तित काल को क्या दिया।
तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ना साहब का ये गजल संग्रह समय का दस्तावेज, और आपने समय को एक तरह से उतार के रख दिया है। और देखें तो दिया से दिया जलाते हुए आपका 5वां गजल संग्रह है, और इसमें व्यष्टि से लेकर समष्टि तक का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। और भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण आपके बहुत शेर देखने को मिलते हैं, और भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक हैं आप, और इसीलिए आपके शेरों में भी वो सारी बातें देखने को मिलती है। ये शेर देखिएगा कि रामचरित मानस रामायण, भगवत गीता, वेद पुराण, अभिनंदन उन पुरखों का जो ये जागीरे छोड़ गए, अभिनंदन उन पुरखों का जो ये बहुत अच्छा है। जागीरे छोड़ गए। तो बहुत ही शानदार एक एक शेर, ऐसा लगता है कि कोटेशन है, इनको संजो के रखे हम, जैसे सूर तुलसी मीर जायसी, और इनको संजो के रखते हैं, ऐसा ही लगता है कि ना साहब के शेरों को संजो कर रखे। और आप देखिएगा कि भारतीय संस्कृति से ही परिपूर्ण ये शेरों का देखिएगा। मैं केवल कहन पक्ष पर अभी आ रही हूँ कि गीतेश्वर का रूप अलग है, गीतेश्वर का रूप अलग है, गोपीश्वर का रूप अलग, गीतेश्वर का रूप अलग है, गोपीश्वर का रूप अलग, एक रोशन किरदार से जुड़कर जगमग हैं अफसाने दूर, एक रोशन बहुत अच्छे। किरदार से जुड़कर जगमग हैं अफसाने दूर। और भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक है ना साहब, साथ ही भारतीय जीवन मूल्यों को भी अभिव्यक्त करता हुआ उनका ये शेर देखिएगा कि ये वो धरती है जहां बात की खातिर अनाज, ये वो धरती है जहां बात की खातिर अनाज, बिक गए खुद भी हरिश्चंद्र से दानी अक्सर, बिक गए खुद भी हरिश्चंद्र से दानी अक्सर। पाश्चात्य विचारक लॉन्जानेस कहते हैं कि महान व्यक्तित्व ही महान कृतित्व का सृजन करते हैं, और मैं इस विचार से पूर्णतः सहमत हूँ। और ना साहब पूर्णतः आईना है, ना साहब का कृतित्व, ना साहब का व्यक्तित्व वहां झलकता है पूरी तरह से। और आपका अपने जीवन को कितनी खूबसूरती से अभिव्यक्त किया है। देखिए हम देखते हैं शेर को कि इतना सा लेखा जोखा है, इतना सा लेखा जोखा है जीवन की अलमारी में, इतना सा लेखा जोखा है जीवन की अलमारी में, कुछ तो वक्त सफर में गुजरा, कुछ उसकी तैयारी में, कुछ तो वक्त सफर में गुजरा, कुछ उसकी तैयारी में। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कुटीर में बांध दिया है, पूरा एक दर्शन नजर आता है, पूरी एक घटना नजर आती है, दो पंक्तियों में कितनी खूबसूरती से आपने बांधा है। और व्यष्टि से समष्टि का सफर भी आपकी गजलों में देखने को मिलता है। शेर देखिए, मैं शेरों के माध्यम से अपनी बातें स्पष्ट करना चाहूंगी कि सामाजिक स्थिति का कितनी खूबसूरती से, कितना यथार्थ चित्रण आप करते हैं कि रोज चिताएं जलती हैं संबंधों की, रोज रोज चिताएं जलती हैं संबंधों की, रोज पुराना जख्म हरा हो जाता है, रोज पुराना जख्म हरा हो जाता है। और एक कोमल मन जब समाज से सरोकार करता है तो कहीं कहीं आहत भी होता है, इसलिए नाज साहब को आंसू बहुत प्रिय विषय है। आप लिखते हैं कि नाज दुखी है क्यों अश्कों से, नाज दुखी है क्यों अश्कों से, ये तेरी पहचान है प्यारे, ये तेरी पहचान है प्यारे। एक संवेदनशील व्यक्तित्व यहाँ देखने को मिलता है, और बहुत ही सुंदर रदीफों से अपनी बात कहते हैं कि मनमोहन के जादू ने, मनमोहन के जादू ने कुछ ऐसा रंग जमाया नाज, मनमोहन के जादू ने कुछ ऐसा रंग जमाया नाज, मीरा ने सब कुछ ठुकरा कर विष का प्याला चूम लिया, मीरा ने सब कुछ ठुकरा कर विष का प्याला चूम लिया। और भारतीय संस्कृति, जी जी जी, और जिया जमीर साहब कह रहे थे कि ना साहब ने प्रेम तत्व को कुछ कम लिखा है, लेकिन जितना भी लिखा है, ये मेरा अपना विचार है, जितना भी लिखा है पूरी शिद्दत के साथ लिखा है। ऐसा लगता है कि उस गागर में सागर जैसे भर दिया है। मैं आपको जयशंकर प्रसाद साहब कहते हैं कि यह लीला जिसकी विकस चली वह मूल शक्ति है प्रेम कला। वहां आपका शेर देखते हैं कि दुनिया की हर रौनक उसको फीकी लगने लगती है। कितना रूहानी शेर है, देखिएगा कि दुनिया की हर रौनक उसको फीकी लगने लगती है, रम जाता है जब भी कोई दीवाना दीवाने में, रम जाता है जब भी कोई
खाना, दीवाने में वाह। नंद जी, मैं आपको और बताना चाहूंगी, कुछ एक दो बिंदु और रखना चाहूंगी कि व्यष्टि से समष्टि का सफर है ना साहब का। ये दिए से दिया जलाते हुए गजल संग्रह है। इसमें वह जहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, वो बिंदु भी आपने बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त किया है कि मजलूमों को फांसी दे दो, मजलूमों को फांसी दे दो, सच्चाई का कत्ल करो, अब तो सिर्फ यही आवाजें आती हैं दरबारों से, अब तो सिर्फ वाह, यही आवाजें आती हैं दरबारों से। क्योंकि एक क्या सजग कहना। साहित्यकार, एक सजग शायर कैसे समाज से अनभिज्ञ रह सकता है। आर्थिक विषमताओं का चित्रण किया है, सामाजिक स्थितियों का यथार्थ चित्रण किया है। ये शेर देखिएगा कि कूड़े के अंबार से पन्नी चुनते अधनंगे बच्चे, कितना यथार्थ। ऐसा लगता है कि जैसे हम वो परिस्थितियां जी रहे हैं कि कूड़े के अंबार से पन्नी चुनते अधनंगे बच्चे, पेट से हटकर भी कुछ सोचे, पेट से हटकर भी कुछ सोचे, वक्त कहाँ मिल पाता है, पेट से हटकर वाह, भी कुछ सोचें तो कहाँ मिल पाता है। और इस तरह से एक संघर्षमय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति ना साहब कुछ इस तरह करते हैं कि जिंदगी की कश्मकश ने सोख ली सारी मिठास। जब ना साहब को जब मैं सुनती बहुत हूँ अच्छे, तो वो बहुत अच्छा शेर सोख है। शब्द पे बहुत ही वेटेज देते हैं। मैं नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन वो इतना जीवंत हो जाता है वो शेर। आपसे सुनना भी चाहेंगे कि जिंदगी की कश्मकश कश ने सोख ली सारी मिठास, मैं समंदर हूँ मगर बेइंतहा खारा हूँ, मैं समंदर क्या हूँ कहना, मगर बेइंतहा खारा भी हूँ। क्या और कहना। बहुत ही सहज और सादा व्यक्तित्व मानवन्ना साहब का, मेरे गुरुदेव का। और आपका ये शेर देखिएगा कि हमदर्दी का नाटक करने वालों से, हमदर्दी का नाटक करने वालों से मैं बेहद 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 घबराता हूँ, हमदर्दी का नाटक वाह, करने वालों से मैं बेहद 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 घबराता हूँ। और देशभक्ति का जज्बा भी नासा की गजलों में देखने को मिलता है कि हमको हिंदुस्तान की तहजीब पर होता है नाज, हमको क्या कहना। हिंदुस्तान की तहजीब पर होता है नाज, शर्म की दौलत है जिसके पास वो जरदार है, शर्म की दौलत है जिसके पास वो जरदार है। इस तरह से बहुत ही मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण, भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण और एक समाज का एक दस्तावेज है आपका ये गजल संग्रह है कि। और ये बहुत ही शानदार एक शेर बहुत ही कोटेशन के रूप में मुझे नजर आता है कि मुस्कुराहट है मचलते हुए एहसास का नाम, मुस्कुराहट है मचलते हुए एहसास का नाम, अश्क एहसास की शिद्दत का छलक जाना है, अश्क एहसास की शिद्दत का छलक जाना है। इस तरह दास के लिए कहा है कि और कभी ना साहब का कृतित्व भी, ना साहब की गजलें भी, ऐसा लगता है कि एक शब्द जैसे गढ़ दिया गया है। विशिष्ट बहरों का प्रयोग किया है, आम बहरों का प्रयोग यहाँ देखने को नहीं मिलता है। और शिल्प में भी जबरदस्त कसावट है, भाषाई शुचिता पर विशेष ध्यान दिया है। और तो एक बार पुनः मैं अंत में ना साहब के इसी शेर के द्वारा अपनी बातों को विराम देना चाहूंगी कि करेगा कौन हिफाजत अब इनकी मेरी बात, करेगा कौन हिफाजत अब इनकी मेरे बात, ये सोचता हूँ दिए से दिया जलाती हूँ, ये सोचता हूँ दिए से दिया चल। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा। प्रणाम। जी जी प्रणाम। और समय होता चला जा रहा है। हमारे बीच हैं मुरादाबाद से ही मान्यवर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन साहब। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं और आपकी 8 प्रकाशित कृतियां हैं और 7 प्रकाशनाधीन हैं, अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। तो मैं बिना किसी भूमिका से आपको बटन पर सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ। शुक्रिया बहुत सीमा जी। स्वागत। मुझे खुशी है कि आज मुझे नाज साहब के ताल्लुक से कुछ इजहार ख्याल का मौका मिल रहा है और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का। अगर आप इजाजत दें तो मैं तो छोटा सा मेरा आलेख है वो पढ़ देता हूँ मैं। क्या उसमें बिल्कुल बात बिल्कुल कोई बिल्कुल, नहीं नहीं, आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए। बढ़िएगा। शुक्रिया बहुत। हाँ 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 देखिए, शहर जिगर यानी मुरादाबाद में
गजल की रिवायत को परवान चढ़ाने वाले डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज महज किसी शायर का नाम नहीं है, बल्कि शायरी की एक संपूर्ण पाठशाला का नाम है। ऐसे एक शख्स का नाम है जो न केवल गजल की तारीख से भली भांति परिचित है, बल्कि उसके व्याकरण और शिल्प का भी विद्वान है। यदि वे एक तरफ गजल के उस्ताद शायरों के अनुयायी हैं और अपने उस्ताद श्री कृष्ण बिहारी नूर के नक्श कदम पर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने बुजुर्गों से मिले हुए साहित्यिक एवं नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों को नई नस्लों तक पहुंचाने के लिए भी प्रयासरत नजर आते हैं, जिसके लिए उन्होंने गजल के इतिहास से विलुप्त होती गुरु शिष्य परंपरा को एक नई जिंदगी देने का काम अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण उनके शागिर्दों की वह श्रृंखला है जो देश के विभिन्न प्रांतों में फैली हुई है। इस प्रकार वह अपने ही एक शेर को चरितार्थ करते हुए नजर आते हैं कि नाज अब भी रिवायतों की महक नूर साहब के खानदान में है, नूर साहब के खानदान में। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि करेगा कौन हिफाजत अब इनकी मेरे बाद, सोचता हूँ दिए से दिया जलाते हुए, क्योंकि आपने दिया जलाने वालों की लंबी कतार बना दी है जो ये दिए जलाते रहेगी, मैं उम्मीद करता हूँ। वास्तव में शायरी की गुरु शिष्य परंपरा टूटने के कारण ही गजल का ताना बाना बिखरा और गजल के नाम पर आम हो चुकी है। ऐसे नूर के दिए से दिया जलाते हुए नाज साहब जिस प्रकार गजल की परंपरा को कर रहे हैं वो सराहनीय है। दूसरा बड़ा काम जो नाज साहब अंजाम दे रहे हैं वो है हिंदी गजल का प्रचार प्रसार। गजल भाषा से और उर्दू से हिंदी में प्रवेश किया। गजल तो गजल है, चाहे कही जाए और किसी भी लिपि में लिखी जाए, तो फिर फारसी गजल, उर्दू गजल और हिंदी गजल में क्या अंतर है, ये अलग विषय है जिस पर चर्चा का मौका नहीं है। संक्षिप्त रूप से इतना समझ लीजिए कि फारसी और उर्दू में भाषा का अंतर है, बाकी सब कुछ समान है, जबकि और उर्दू और हिंदी गजल में व्याकरण के अलावा सब कुछ बदलाव। दोनों भाषाओं की वर्णमाला अलग होने की वजह से गजल की बुनियादी चीज रदीफ और काफियों में भी उलझाव पैदा हो जाता है। इसके अलावा अलंकारों, मुहावरों, संकेतों, प्रतीकों आदि में भी चिंता आ जाती है। इन विभिन्नताओं के बावजूद गजल गजल ही रहे, ये एक मुश्किल काम हो जाता है, और इस मुश्किल को आसान बनाया है डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज साहब ने, जिसका प्रमाण उनकी किताब गजल का व्याकरण है। 56 गजलों और 10 नज्मों को अपने अंदर समेटे हुए नाज साहब का नवीन गजल संग्रह दिए से दिया जलाते हुए उनकी सृजनशीलता का एक दस्तावेज है, जो प्यार, मोहब्बत, वफा, रोना, हंसना, तबस्सुम, गुलशन, फूल कली, सहरा, वीराना, नदी, दरिया, समंदर, सूरज, चांद, सितारे, साकी, मैकश, मैखाना, पैमाना, शबनम, अश्क और आंसू, तितली, भौरे जिंदगी और मौत आदि जैसे बहुत से शब्दों से सुसज्जित है। ये गजल की प्रचलित शब्दावली है, ऐसी शब्दावली के जिसके बगैर किसी गजल संग्रह की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यही प्रचलित जब नाज साहब की गजल में प्रयुक्त होते हैं तो नए अर्थों का एक अध्याय खुल जाता है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज आंसू या अश्क इस संग्रह में कमोवेश 23 बार इस्तेमाल हुआ है, और ज्यादातर जगहों पर वो नए नए मानी देता हुआ नजर आता है। कहीं आंसू माजी की तस्वीर बन जाता है, तो कहीं व्यक्ति की पहचान, कहीं दोस्त और हमसफर नजर आता है, तो कहीं विचित्र रूप से हंसी का राज बन जाता है। फनकार के लिए यही आंसू कभी वरदान तो कभी अभिशाप बन जाता है। यही आंसू कभी कभी झालर बनकर शायर के दिल को जगमगाता है, और कभी इस आंसू का कद हंसी से भी बड़ा हो जाता है। एक आंसू और इतने रूप, ये कैसे मुमकिन है? नाज साहब इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आंसू कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि उस एहसास का नाम है जो हर इंसान के सीने में छुपा होता है।
एहसास की वजह से ही इंसान को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। अगर ये एहसास न हो तो इंसान नहीं रहता। अतएव आंसुओं का रूप एहसास की शिद्दत के अनुरूप ही होगा। प्रस्तुत है नाज साहब के चंद शेर के अश्क नहीं है, ये माजी की धुंधली सी तस्वीरें हैं। अश्क नहीं है, ये माजी की धुंधली सी तस्वीरें हैं। टूट गए हम चंद पुरानी यादों को दफनाने में। नाज दुखी है क्यों, तेरी पहचान है प्यारे। आंसू ही अपने दोस्त हैं, आंसू ही हम सफर। कैसे तुम्हें बताएं ये है रकम कहाँ, और मेरी हंसी का राज है अश्कों का रख रखाव। मेरी हंसी का राज है रख रखाव, समझ किए जा रहा हूँ। हर दौर में फनकार की बदौलत कभी चाँद मिला है, कभी वरदान मिला है। टंकी में झाल रहे अश्कों की यानी, सजी है खूब दिल की राजधानी। हंसी है चेहरे का आंसू क्या कहना, मुस्कुराहट है मचलते हुए एहसास का नाम। मुस्कुराहट है मचलते हुए एहसास का नाम। अश्क एहसास की जिंदगी भी नाज साहब का प्रिय विषय है। प्रस्तुत संग्रह में की आवृत्ति 28 बार हुई, वो भी हर बार नए मवाद के साथ। उन्होंने अपने शेरों के माध्यम से एक दार्शनिक की तरह जिंदगी के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं को इतने अच्छे ढंग से पेश किया है, पाठक वाह वाह के बगैर नहीं रह सकता। नाज साहब का ये शेर पढ़िए और सर धुनिए। इस शेर में उन्होंने जिंदगी और मौत के फलसफे को ऐसे अनोखे अंदाज में पेश किया है कि अगर नाज साहब कुछ और ना भी कहते तो उनकी पहचान के लिए यही एक शेर काफी था कि जिंदगी तेरे पास क्या है बता, जिंदगी तेरे पास क्या है बता। मौत के पास तो बहाने हैं, मौत के पास बहाने हैं। मौत में एक अंतर है, जब तक जीवन के तत्व एक डोर से बंधे रहते हैं जीवन रहता है, और जिस पल ये बंधन खुल जाता है जिंदगी हमारी नजरों से ओझल हो जाती है। पंडित ब्रजनारायण चकबत ने क्या खूब कहा था कि जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परिजा होना। और फानी बदायूं ने जिंदगी की हकीकत को इस तरह बयान किया था कि जिंदगी की दूसरी करवट थी मौत, जिंदगी की दूसरी करवट थी मौत, जिंदगी करवट बदल कर रह गई। नाज साहब ने को बहुत सरल भाषा में इस तरह पेश किया है कि पहले मिसरे में अकबस का शेर का पूरा मफहूम और दूसरे मिसरे में फानी के शेर का पूरा मफहूम समा गया है। ये कोई मामूली काम नहीं है, इसके लिए विषय पर पकड़ और शब्दों के चयन के साथ उनको यथास्थान इस्तेमाल करने का कला आनी चाहिए, जो नाज साहब को बखूबी आती है। खुल गए बंधन तो ओझल हो गई हर आंख से, खुल गए बंधन तो ओझल हो गई हर आंख से। एक पल में पूरी सदी की जिंदगी, एक पल में पूरी सदी की जिंदगी। जिंदगी की करते हुए नाज साहब के यहाँ ऐसे बहुत से शेर नजर आते हैं जिनसे मालूम होता है कि इन्होंने जिंदगी के हर एक पहलू, हर एक रंग और हर एक अवस्था का गहरा अध्ययन किया है, मंथन किया है और फिर शेर किया कहा। इसीलिए उनके शेर वास्तविकता पर आधारित हैं और पाठक को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जो कुछ कहा गया है वे भी उसका तजुर्बा रखता है। यही एक कामयाब शायर की पहचान है। जिंदगी की अस्थिरता को दर्शाते हुए उपमा का खूबसूरत प्रयोग देखिए, और खिलौना टूटने पर जो मनोस्थिति होती है दार्शनिक वर्णन देखिए और दाद दीजिए कि एक मिट्टी के खिलौने की हकीकत कहकर, एक मिट्टी के खिलौने की हकीकत कहकर, जिंदगी तूने बहुत देर रुलाया मुझको, जिंदगी तूने बहुत रुलाया मुझको। जिंदगी होती है जब मौत के आगोश में गुम, जिंदगी होती है जब मौत के आगोश में गुम। पंछी उड़कर कहीं, पंछी उड़कर जीवन की सच्चाई, नापायदारी, जिंदगी की नापायदारी और उसकी वास्तविकता समझाने के बाद नाज साहब कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी को बेलगाम छोड़ दें और जो मन में आए वो करें, बल्कि सभ्य समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि जिंदगी जीने के जो आदाब बताए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं,
उनका पालन किया जाए। इसलिए वो कहते हैं कि जिंदगी जीने के आदाब हुआ करते हैं, जिंदगी जीने के आदाब हुआ करते हैं। ख्वाहिशें शोर मचाएं मचाने दो, ख्वाहिशें शोर मचाएं तो मचाएं। यदि जिंदगी के आदाब को ध्यान में रखते हुए जीवन गुजारेंगे तो जीवन पर अपना अधिकार न होते हुए भी जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी और जीवन एक उत्सव बन जाएगा जिसका हर पल हर लम्हा हंसी खुशी से भरा हुआ होगा। इसलिए वो कहते हैं कि सोचे तो अपनी सांस भी अपनी नहीं मगर, सोचे तो अपनी सांस भी अपनी नहीं मगर, देखें तो जिंदगी में कोई कमी नहीं और है एक त्योहार, खुशी मनाओ हंसो हंसाओ, ये पालकी है सुखों की यारो, दुखों की कोई चिता। अभी सीमा विजय वर्गीय जी ने भारतीय संस्कृति का जिक्र किया था, तो इस सिलसिले में देखिए कि नाथ साहब की गिनती उन गजलकारों में होती है जो हिंदी गजल को उसकी पहचान दिलाने के लिए समर्पित है। हालांकि एक मुश्किल काम है क्योंकि एक तरफ उर्दू गजल के मानक और उसका अरूज है और हिंदी गजल के नाम पर न जाने क्या क्या तुकबंदी, जिसमें न रदीफ की कोई अहमियत, न काफिये के कोई उसूल, न विषय वस्तु पर कोई ध्यान और न ही उपमा और अलंकारों आदि पर कोई तवज्जो। बस जो जहन में आया तुकबंदी की और गजल हो गई। नाथ साहब ने हिंदी गजल के मानकों, विषय वस्तु, शिल्प और व्याकरण पर पैनी दृष्टि डालते हुए उसको सही रूप देने के लिए जो कार्य किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम विषय वस्तु की बात करें, पहला नजर आता है, जबकि भारतीय संस्कृति में कृष्ण, राधा और मीरा जैसे न जाने कितने किरदार हैं। हालांकि उर्दू शायरी में हसरत मोहानी ने जिस अंदाज में कृष्ण, मथुरा आदि का वर्णन किया है वो भी बेमिसाल है कि नाथ साहब के यहाँ ये उपमाओं और संकेतों को हिंदी गजल की विषय वस्तु के तौर पर पेश किया गया है। मनमोहन के जादू ने कुछ ऐसा रंग जमाया नाज, मीरा ने सब कुछ ठुकराया विष का प्याला, मीरा ने सब कुछ ठुकरा कर विष का प्याला चूम लिया। उर्दू गजल का एक बहुत ही मशहूर मिसरा है कि कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, और इस पर कम से कम 100 साल से गिरे लगाई जा रही है। ये अक्सर मिसरा तरह दिया जाता है और इस पर गिरे लगाई जाती है। इस रदीफ और काफी में बहुत सी गजलें मेरी नजर से भी गुजरी हैं, लेकिन जब नाथ साहब की गजल भी मैंने देखी तो मुझे एक बिल्कुल नया मजमून पढ़ने को मिला जो विशुद्ध भारतीय संस्कृति से है और गजल के मिजाज के मुताबिक भी है। साथ ही रदीफ और काफी भी भरपूर रूप से निभाया गया है। मुलाहिजा कीजिए कि गीतेश्वर का रूप अलग है, गोपीश्वर का रूप अलग। गीतेश्वर का रूप है, गोपीश्वर का रूप अलग, एक रोशन किरदार से जुड़कर जगमग है अफसाने दो। ये मैं पहले कहते 2 साल से गिरे लगा रहे हैं, लेकिन ये जो इनका एक खास तौर से भारतीय संस्कृति को इंगित करता हुआ और इसकी अच्छी रदीफ में निभाया गया, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। विशुद्ध भारतीय संदर्भों, उपमाओं और प्रतीकों से सुसज्जित बहुत से शेर नाथ साहब की गजलों में नजर आते हैं जो उन्हीं का हिस्सा है, जैसे रामचरितमानस, रामायण, भगवत गीता, वेद पुराण, अभिनंदन उन पुरखों का जो ये छोड़ गए। ये रूप से धार्मिक आस्था एवं मान्यताओं से संबंधित थे। इनके अलावा बहुत से शब्द और संकेत नाथ साहब ने प्रयोग किए हैं जो उर्दू गजल से हटकर हैं, जैसे अर्थी, पंचमहाभूत, मांग में सिंदूर भरना, पिताओं का धुआं, तपस्वी, मौन साधना, महाजन, साहूकार, आंगन में तुलसी महकना आदि ऐसे शब्द मुहावरे हैं जिनका प्रयोग ही गजल को हिंदी गजल बनाता है। मुलाहिजा कीजिए कि सुख दुख से जिंदगी को मिली आखिरश निजात, सुख दुख से जिंदगी को मिली आखिरश निजात, अर्थी सजी तो मौत हुई और अर्थवान, सब पंच महाभूत में समाहित, सब पंच महाभूत होते हैं, सब पंच महाभूत में होते हैं समाहित, या कब्र मिली या उन्हें शमशान मिला है। 100% शानदार शानदार। अगर जो भरना है मंजिल की मांग में सिंदूर, अगर जो भरना है मंजिल की मांग में सिंदूर, तो फिर सफर के मसाइल से कैसे घबराना। हकीकत जिंदगी से पूछो कि मैं जलती चिता का धुआं हूँ। मौन साधे हुए रहते हैं तस्वी की तरह, खंडरों को कोई शिकवा ना गिला कुछ भी नहीं,
अब तो चैन से को सोने ही नहीं देते हैं, अब तो सुख चैन से सोने ही नहीं देते हैं। आ धमकते हैं के ख्वाब महाजन की तरह, आ धमकते हैं जीवन के ख्वाब। हाँ, और ये देखिए कि चंद बहुत जीवन चित्र, आ धमकते हैं महाजन। वाह, मान्यवर मोहम्मद आसिफ साहब का नेट थोड़ा बाधित हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ और मानसिक सुधार साहब लिख रहे हैं, बहुत उत्तम सुंदर समीक्षा। हमारे भी जुड़े हुए हैं रमेश शर्मा जी, सत्यवान सत्या जी, झलक, कैलाश जी, खालिद कमाल, भारत साहब सर प्रणाम करते हैं, नरेंद्र पाठक जी, अशोक गोयल जी, राजू छत्तीसगढ़िया जी, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा साहब, कुंवर सर्वेश सिंह साहब, गीताराम शर्मा जी, और समस्त महानुभाव जो मानसिक सुधार साहब और समस्त महानुभाव जो फेसबुक यूजर्स के नाम से आ रहे हैं, सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए कि आप प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं और आप हैं तो हमारा ये प्रोग्राम है बहुत ही और आप इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं आदिल हुसैन साहब की, आप बहुत तन्मयता से आप सुन रहे हैं। उनका चूंकि नेट बाधित हो रहा है, बाकी उन्होंने बहुत ही हेलो जी आवाज आई रमेश साहब ने जितनी जी हमारे बीच उपस्थित है माने वाले आसिफ साहब, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम कि उपरोक्त में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वे पूरी तरह से गजल के मिजाज के मुताबिक हैं, कहीं कोई भद्दा महसूस नहीं होता, और यही विशेषता गजल को दरकार है, जिसके लिए नाज साहब की गजलें पूरी तरह जिस पर नाज साहब की गजलें पूरी उतरती हैं। क्योंकि नाज साहब की गजल सिर्फ महबूब से ही बातें नहीं करती, बल्कि समाज के शोषित वर्ग को भी अपने साथ लेकर चलती है और उसके दुख दर्द को भी समाज के सामने पेश करती है। उसके लिए सिर्फ दो शेर देखिए कि इतना पाकीज़ा बना दे मेरे मालिक मुझको, इतना पाकीज़ा बना दे मेरे मालिक मुझको, किसी मजदूर के माथे का पसीना हो जाऊं, और ईंटें रंगी जिनकी गरीबों के खून से, ईंटें रंगी थी जिनकी गरीबों के खून से वीरान हो गई हैं सब हवेलियां। आखिर में मैं एक जरूरी बात जिसके बगैर नाज साहब की शायरी पर चर्चा अधूरी रहेगी, वह है नाज साहब की भाषा। जैसा कि शुरू में कहा गया, गजल की अपनी शब्दावली है जिसके बगैर गजल का तस्वुर नहीं किया जा सकता। तो नाज साहब ने तो नहीं छोड़ा, लेकिन ऐसे शब्दों मुहावरों को गजल में भरपूर जगह दी है जो हमारी आम बोलचाल के शब्द हैं। खास तौर पर मुरादाबाद और आसपास में जो खड़ी बोली का क्षेत्र है खूब बोले और समझे जाते हैं, जैसे तुरपाई, मुपट, पोरों पर गिनने लायक, पोखर, धरना, मस न होना, खुरदरा, ठौर ठिकाने देना, दीवार के सर टकराना आदि। अपने शेर मुलायदा फरमाइए कि खूब मिली सौगातें हमको अपनी लापरवाही में, उंगली घायल कर तुरपाई में। और पहले सिर्फ अकेले थे पर अब है निपट अकेले ख्वाब, पहले सिर्फ अकेले पर अब है निपट अकेले ख्वाब, तुमने अच्छा साथ निभाया किस्मत के लाचारों से। और सबके जज्बे रुसवा करना कुछ लोगों का शगल है नाज, औरों पर गिनने लायक हैं ये है लोग, और एहसास के महल की मुंडेरों पर नाज, फिर यादों के झिलमिलाते दिए कौन भर गया, और वो भी टस हुए अपने कौल से, वो भी तो टस से मत न हुए अपने कौल से, देते रहेंगे हम भी मोहब्बत में इम्तिहान, और जरा सी ठेस लगेगी टूट जाएगा, जरा सी ठेस लगेगी तो टूट जाएगा, ये दिल है इससे कोई खुद रास्ता न कर। और ये देखिए कि इल्म की कोई भी मंजिल तो नहीं है, लेकिन इल्म की कोई भी मंजिल तो नहीं है, लेकिन सोच कहती है इसे ठौर ठिकाने दीजिए, जो ये दुनिया है भली भला किसकी हुई है अब तक, ये जो दुनिया है भला किसकी हुई है अब तक, सर हमें भी इसी दीवार से टकराना है। इस तरह की बहुत वाले नाज साहब के इस संग्रह में मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि नाज साहब हिंदी गजल के विकास के लिए, उसके परवान चढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं
वो इस बात का सबूत है कि जब भी हिंदी गजल की बात होगी, हिंदी गजल की तारीख लिखी जाएगी, मैं समझता हूँ कि नाज साहब को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नाज साहब हिंदी गजल की बुनियाद गुजारों में है। मैं ये मानता हूँ कि हिंदी गजल सिर्फ अभी नाम तक सीमित है, हिंदी गजल अभी तक सिर्फ नाम तक सीमित है, उसका कोई अलग से हमारे पास मानक नहीं है आज तक। लेकिन नाज साहब जिस तरह उसके मानक कर रहे हैं, उसका ऊपर भी काम किया नाज साहब ने कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि उर्दू भाषा में बहुत से शब्द एक सी आवाज निकालते हैं, अक्षर अलग अलग है, डाल जाल सॉरी सीन स्वाद से वगैरह, इस तरह की और चीजें जे जाल वगैरह। तो इन चीजों की वजह से बहुत ही परेशानी आती थी। इस चीजों को हल करते हुए नाज साहब जिस तरह ला रहे हैं, वो यकीनन हिंदी गजल ही होगी और हिंदी में ही जो कही जाएगी उसके लिए आसानी होगी। तो इसके लिए मैं नाज साहब को समझता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नाज साहब हमारी हिंदी गजल की तारीख का एक बहुत अहम सतून बनेंगे। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। आवाज़ का बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। वाह वाह, बहुत बहुत वाह वाह, आपने वाह वाह, साहब की गजलों का बहुत निचोड़ रख दिया आपने, बहुत परिश्रम किया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आपने बिल्कुल हिंदी गजल के महत्वपूर्ण सशक्त हस्ताक्षर है नाज साहब, और ये तो पूरे देश को ही पूरा देश ही मानता है। और साथ ही हिंदी गजलकार जो नए गजलकार हैं उनके लिए एक सहज रास्ता भी नाज साहब बना रहे हैं, और गजल के मार्ग को प्रशस्त इसी तरह से वो आगे बढ़ेगा। तो एक पुरोधा के रूप में भी नाज साहब काम कर रहे हैं। तो कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। सर आसिफ साहब, इतना शानदार आपका कहन और इतना सब कुछ था, मैं तो निशब्द हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं तो क्या कहूँ। नाज साहब ही आपको देख पाएंगे। और तो कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। और सत्य कहा, फेसबुक यूजर्स के रूप में कह रहे हैं, आपकी पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने बहुत ही सुंदर समीक्षा रखी। जमीर साहब ने भी बहुत ही शानदार और एक सच्चे आलोचक की तरह अपनी एक पूरी बात कही है, और जिन जिन मुद्दों को रखा वो बहुत ही सुंदर रहे। और आपने भी आसिफ साहब, आपने भी बहुत ही शानदार समीक्षा कही है। तो मैं कार्यक्रम को अब कुछ आगे ले जाना हम चाहेंगे। हमारे बीच उपस्थित है मुरादाबाद से ही मक्खन मुरादाबादी साहब। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अनेक राष्ट्रीय मंचों पर आपकी गीत और गजलें बनी रहती हैं, दूरदर्शन आकाशवाणी पे भी आप शिरकत करते रहते हैं। तो बहुत अधिक भूमिका न बांधते हुए, क्योंकि आप किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है, तो मैं आपको सादर पटल पर आमंत्रित करना चाहूँ। मान्यवर मक्खन मुरादाबादी साहब। धन्यवाद सीमा जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत अच्छी, बिल्कुल। यहाँ जितने लोग इस पटल की चर्चा में हैं, उन सबको साधुवाद, पटल को साधुवाद, और जो इसे सुन देख रहे हैं उन सबको साधुवाद। नाज साहब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैंने कल ये सोचा था कि नाज साहब पर क्या कहा जाए। उनकी ये किताब देखी, मैं आखिर में पहुंच गया और आखिर के पन्नों पर अटक गया, जहां पे उन्होंने कहा है अपने में सुधार करने की बहुत गुंजाइश बनी रहती है। तो मैंने सोचा मैं इसी पर कुछ कहूंगा, लेकिन जिया भाई ने किताब पीछे से पलटी तो उन्होंने मुझसे पहले उसे पकड़ लिया, और बहुत अच्छा था, मेरी बात वो वहां पूरी हो गई। फिर सोचा कुछ और कहूंगा, तो फिर इतने व्यापक तरीके से आदरणीय भाई डॉक्टर आसिफ जी ने वो सब कुछ समझा दिया जो उनकी गजलों में है, जो उसमें है। और मैं तो गजल के बारे में ABCD भी नहीं जानता। अब मैं बहुत पसोपेश में हूँ, असमंजस में हूँ कि कहूँ तो क्या कहूँ, और कहने से बचना भी नहीं चाहता। फिर भी मैं ये तलाश रहा हूँ कुछ ऐसा कहूँ। आप सबने कह दिया कि ये अपने गजलों पे खरे उतरते हैं, अपने लिखने पे खरे उतरते हैं, अपने लेखन पर खरे उतरते हैं,
सारे शायरी के मानकों पर खरे उतरते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूं, मैं इस बात पर बात छेड़ूं कि कृष्ण कुमार नाथ साहब अपने आप पर भी खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। बहुत शानदार, क्या बात है, शानदार शानदार। यहां से शुरू करना चाहता हूं अपनी बात। अरे खुशबू देखना, आवाज आ रही है सर आपकी? बहुत स्पष्ट आ रही है तो? हाँ हाँ हाँ, बहुत हाँ, आवाज आ रही है, वैसे बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ठीक है, बढ़िया है, आवाज आ रही है। तो मैं जो बात कह रहा था, मैं 71 में इस क्षेत्र में आया कविता के। मुझे सौभाग्य मिला मुशायरों की नशिस्त में आने जाने का। तो हमारे मुरादाबाद में उस समय शायरी के बड़े शायर थे दो, कैफ मुरादाबादी साहब और कमर मुरादाबादी साहब। वो उस्ताद शायर थे दोनों, और दोनों शायरी का अलग अलग स्कूल थे, और उनके स्कूल में छात्रों की कोई कमी नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में उनके शिष्य थे। तब से लेके अब तक मैं मुरादाबाद को जीता आया हूं, और ईश्वर की कृपा से जितने भी यहाँ शायर या कवि हुए हैं, उन सबसे वास्ता है, उनको देखता सुनता आया हूं। तो इतने दिनों बाद आकर कैफ साहब नहीं रहे, कमर साहब नहीं रहे, उसके बाद गौहर साहब थे, मंसूर के पिताजी, मंसूर उस्मानी के, वो भी नहीं रहे। तो उनके बाद से लेके अब तक जो मैंने देखा है, नाथ साहब के पास वो दौलत देखी है जो दौलत उस्ताद शायरों के पास पहले के जमाने में रहती थी, और वो दौलत है इनके शिष्य। इतनी पर्याप्त मात्रा में इनके शिष्य मौजूद हैं इस समय शायरी के क्षेत्र में कि जिसकी मेरे जैसा व्यक्ति कल्पना करने में भी सक्षम नहीं है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, और मेरी इस नियति पे आप इस मामले में बिल्कुल खरे उतरते हैं। ये तो बात की बात है, शायरी होना, शायरी में आना, लेकिन पहले तो इंसान इंसान होता है। जिस इंसान को गुरु के लायक समझ लिया जाए, जिस इंसान को गुरु मान लिया जाए, और उसके ढेर सारे शिष्यों पर संग्रह करने वाले, तो उससे बड़ा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। आपके बड़प्पन को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और आपको बधाइयों के साथ मैं अपनी बात कहना शुरू करता हूँ। आपकी किताब का शीर्षक है दिए से दिया जलाते हुए। ये दिए से दिया जलाना वैसे तो बहुत आसान बात है, बहुत सहज बात है, बहुत सरल बात है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये दिए से दिया जलाना, बिल्कुल, दिए को बालना ही नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे आपसी सद्भाव है, और ये हमारा भाईचारा। ये दिए से दिया जलाने की बात एक हिंदुस्तान की पूरी जनता के प्रतीक के रूप में आपने जो दी है अपने इस टाइटल में, शेर में, आप इसके लिए बधाई के पात्र। ये हमारे पूरे हिंदुस्तान को जीती है आपकी ये पंक्ति। और नाथ साहब, आपकी सारी इन कविताओं में बहुत सारी चीजें हैं, आसिफ साहब ने भी गिनाई, सबने गिनाई। मैं मनुष्य बनता, मनुष्य से ही चीजें होती हैं। इस मनुष्य में 5 तत्व होते हैं, उन 5 तत्वों से मनुष्य बनता है। धरती, आकाश, आग, पानी और वायु। क्षिति जल पावन गगन, ये तो हमारे शरीर के निर्माता हैं, कारक हैं, जिनसे हम बने हैं। दूसरे अर्थों में देखिए, इन अर्थों को छोड़कर इन्हीं शब्दों के दूसरे अर्थों में देखिए। नाथ साहब की ये किताब जो है, दिए से दिया जलाते चलो, इसमें धरती भी है, इसमें आकाश भी है, इसमें आग भी है, इसमें पानी भी है, और इसमें हवा भी। तो ये निश्चित रूप से दूसरे अर्थों में देखिए ले जाकर, उन अर्थों के अलावा। तो
ये सब चीजें हमें हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में जो भी कुछ है टोटल वो सब इनमें आ जाता है। ये उन सब चीजों के सब्जेक्ट हैं और सारी चीजें इन सब्जेक्ट्स में आकर सिमट जाती हैं। तो नाज साहब को बहुत बहुत बधाई है। धरती आकाश होने में, आग और पानी होने में और हवा होने में। हवा होना गायब होना नहीं कह रहा हूं मैं, हवा होना जो आपको सांस देती है, जीवन देती है, जीवंतता बनाए रखती है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और पंच तत्व की बात कहते हैं, पंच तत्व में आप जो कहते हैं, साहित्यकार भी पंच का काम करता है, निर्णायक का काम करता है, समाज को बांटने का काम करता है, एक बराबर तोलने का काम करता है चीजों को। संसार में दो ही पंच हैं, या तो पंच परमेश्वर है या जमीन पर पंच हम हैं। साहित्यकार ही समाज का सबसे बड़ा पंच है, नीति निर्धारक वो है और मामलों का सबसे बड़ा निर्णायक वो है। बाकी सब चीजें बाद में हैं। तो नाज साहब अपनी शायरी से इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इस स्थान तक पहुंचे हैं, इस पायदान तक पहुंचे हैं। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए गौरव की बात है। और दूसरी बात, बहुत सारे शेर इसमें हैं, मैंने बहुत शेर नहीं पढ़े, लेकिन वो जिन बातों को कहते हैं, जिन चीजों को कहते हैं, वो अपनी इस मिट्टी को जीते हैं तो उन चीजों को कहते हैं। जैसे उनका कहना है, जिस घर में तहजीब बसी है हम उसकी पहचान है प्यारे। ये घर जो है नाज साहब का घर नहीं है, मेरा आपका घर नहीं है, ये हमारा देश है, देश, पूरा देश। और आज शुरू से लेके आज तक अगर किसी देश में तहजीब नाम की चीज है तो वो भारत में है। दूसरे देशों में हमारे जैसी तहजीब की परंपरा ना रही है ना रहेगी। तो उन चीजों को हम तलाशें। ये शब्द हमारे पास जहां से आए हैं, अपनी उस विरासत को लेके आए हैं, तो उस विरासत को अपने आप में जीना और अपने आप को उसमें रखना कितनी अपने आप में कहन है, बड़ी बात है। एक शेर और मुझे, सारे मौसम एक जगह मिल जाते हैं जब जब भी उसकी तस्वीर बनाते हैं। अब पता नहीं किसकी तस्वीर बनाने की हम सोच रहे होंगे। अभी शिकायत कर रहे थे जिया भाई कि नाज साहब ये नहीं करते, तो इस शेर में तो वो ये भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीर बनाता हूँ। लेकिन ये तस्वीर वो तस्वीर नहीं है। हाँ, रूहानी शेर है, रूहानी शेर। वो तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर वहां से मिलती है, वहां से जोड़ती है हमको। और सारे मौसम तो हम तभी मिल सकते हैं जब हम वहां से जुड़े हुए हैं। जब तक हम वहां से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम सारे मौसम से नहीं जुड़ेंगे, सारी कायनात से, इस दुनिया से नहीं जुड़ेंगे, संसार से नहीं जुड़ेंगे। तो हमारा वहां से जुड़ना, तो ये शेर यहाँ से उठाकर उन्होंने कहाँ पहुंचाया है, ये भी ताकत उनके शेरों में, शायरी में मिलती है। और मैं एक बात अंत में कहना चाहता हूं, और मैं बहुत खतरे के साथ कहता हूं, ये मेरी अपनी बात है, ठोक बजा के कहता हूं, शायरी हो या कविता, वो टेबल वर्क नहीं है। आपने मेज पर बैठे, मेज के सामने कुर्सी पे बैठे, कलम हाथ में लिए, चलानी शुरू कर दी और कविता हो जाए, ये संभव नहीं है। इट इज नॉट टेबल वर्क। कविता किसी से यूं ही नहीं होती, पहले पकती है भीतर ही भीतर, और जब पक जाती है तो हो जाती है, तब होती है कविता, हो जाती है। इसलिए कविता टेबल वर्क नहीं है। और नाज साहब की ये गजलों की कहन ये बता रही है, 21वीं सदी के लिए गजल का इनका पहला संग्रह है, 1998 में आया। उसके बाद आया गुनगुनी धूप, जो 2010 तक का है, 2002 से लेकर 2010 तक की गजलों का है। यानी कि 8 साल में
इतनी गजलें हो पाई कि एक संकलन छप सका। तो एक प्रक्रिया है। बाकी लोग कहते हैं मैं 10-10 गजल लिख लेता हूँ, ये कई एक दिन में ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मेरी समझ में वो बात नहीं आती है। तो नाज साहब, जो बात मैं कह रहा हूँ कि कविता टेबल वर्क नहीं है, कविता जब भीतर भीतर पक जाती है तब होती है कविता। और कविता अन्य फसलों की भांति एक फसल है। सारी फसलें पहले बोई जाती हैं, फिर उपजती हैं, फिर पकती हैं। एकमात्र इस संसार में कविता एक ऐसी फसल है जो पहले पकती है और फिर उपजती है। ये इस कविता का मोल है, ये कविता की आत्मा है। इस कविता की आत्मा को जो जीता है वो नाज साहब। इस कविता की आत्मा को जो जीता है व्यक्ति, वो नाज साहब सा होता है, हो जाता है। और इसे पीना, इसे जीना ही कविता का सबसे आवश्यक तत्व है। जो इसे नहीं पीते, जो इसे नहीं पीते, वो टेबल वर्क वाले कवि हो सकते हैं, कविता वाले कवि नहीं हो सकते। मैं बहुत इन शब्दों के साथ दिए से दिया जलाते हुए कृष्ण कुमार नाथ जी को उनके इस साहित्यिक यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए बधाइयां देता हूं। और इस बात की भी बधाई देता हूं कि उन्हें एक संयोग मिला है एक ऐसे शायर का शिष्य होने का, आदरणीय नूर साहब का, कि उन्होंने भी उनके अंतर को बहुत गति दी है। उन्होंने भी इन्हें समझना सिखाया है। और बहुत अच्छी बात है, ये उन्होंने उनसे समझा है। मैंने तो नूर साहब को भी खूब दिया है। तो नाज साहब बहुत खुशनसीब हैं, अच्छे उस्ताद मिले और नाज साहब बहुत खुशनसीब हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे शिष्य भी मिल गए हैं। क्योंकि अच्छे इसलिए कह रहा हूं कि मैं उन शिष्यों को जहां तहां सुन चुका हूं, मुझे अच्छा लगता है। अच्छे बीज हैं, अच्छे पनप रहे हैं और अच्छे फल आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नाज साहब को बधाइयां, नाज साहब को बधाइयां, नाज साहब को बधाई। नमस्कार। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आपने एक बहुत ही नया बिंदु छुआ और इतना शानदार आपने कहा कि वाकई में कि मुझे एक बार फिर याद आ गया लॉन्जाइनस की महान व्यक्तित्व ही महान कृतित्व के जन्मदाता है। और आपने इस बात की अपने इन्हीं बातों को आपने पुष्ट किया। वाकई में नाज साहब इंसानी मूल्य से लबरेज है। जहां अतीत है, अतीत को उन्होंने छुआ है। भारतीय संस्कृति के मूल्यों को आपकी गजलों में देखने को मिलता है। वहीं वर्तमान को छुआ है और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी आपकी गजलों में है। तो मैं बहुत अधिक वक्त ना लेते रही नाज साहब, तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं मान्यवर गुरुवार नाज साहब को ही पटल पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सीमा। दरअसल सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दे दूं अपने प्रिय भाई मान सिंह सुथार जी को कि उनका ये खूबसूरत पटल है और इस पटल से उन्होंने मुझे जोड़ रखा है। उनका प्यार मिलता रहता है। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि खुद साहित्य से जुड़े हुए हैं, इसलिए साहित्यिक कार्यक्रम वो लगातार करते भी रहते हैं। दूसरा धन्यवाद दे दूं मैं सीमा जी को। ये जो कार्यक्रम है, ये मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि ये इस कार्यक्रम की नींव, इस पुस्तक पे बातचीत करने की नींव सीमा ने रखी है। मैंने तो सीमा से मना किया था कि ठीक है चलने दो, बाद में देखा जाएगा। पिछले हफ्ते रखा जाना था ये कार्यक्रम, लेकिन कुछ मैं भी बाहर रहा और स्वास्थ्य भी कुछ ऐसा ही था, तो मैंने कहा चलो अगले हफ्ते देखते हैं। फिर इस हफ्ते मैंने गुजारिश की अपने तीनों भाइयों से जो यहाँ मौजूद हैं। तो मैं सीमा को धन्यवाद देता हूँ और जिया साहब,
मेरे पड़ोसी ही नहीं, बहुत प्यारे भाई हैं। और ये जिया साहब की खुशकिस्मती है कि वो एक बेहतरीन शायर जमीर दरवेश साहब के बेटे हैं। वाह, बहुत शानदार। जमीर दरवेश साहब बहुत अच्छे शायर हैं, और जितने अच्छे शायर हैं उतने ही अच्छे इंसान। तो वो सारी चीजें जिया साहब में आनुवंशिक रूप से प्राप्त हुई हैं उनको। आनुवंशिक, बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो शायरी जो उनको मिली है वो परिवार से ही मिली है। और जिया साहब चूंकि नई पीढ़ी के शायर हैं, तो उनके यहाँ पुरानी चीजें बहुत ज्यादा नहीं मिलती। वो भी नए तरीके से चीजों को सोचते हैं और तब फिर अपने उसमें शेर कहते हैं। जिया साहब हमारे मुरादाबाद की शान हैं। और अभी जिया साहब ने जो अपनी बातचीत के दौरान कहा कि गजलों के जो अरकान के हिसाब से जो गजलें दी गई, यहां मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ गजल देना ही नहीं, बल्कि मेरा उद्देश्य ये भी है, चूंकि व्याकरण गजल का किताब छप चुकी है, उसका तीसरा संस्करण भी आने वाला है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो जैसे कि मेरे भाई आसिफ हुसैन साहब ने जिक्र किया था कि हिंदी गजल में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कमियां हैं आज, और उसकी वजह यह है कि हिंदी क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा का पूरी तरह से अभाव है। उर्दू क्षेत्र में तो है, उर्दू क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा आज भी है, हालांकि पुरानी जैसी अब नहीं है। अब वहां भी शरण हुआ है, बहुत शरण हुआ है, ह्रास हुआ है। लेकिन हिंदी क्षेत्र में ये है ही नहीं। कोई बहुत सौभाग्यशाली रचनाकार होगा जी, एक जमाने से नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, एक जमाने से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा उद्देश्य ये भी रहा कि जो मेरे पाठक हैं जिन पर ये किताब जाए, वो कम से कम उसकी बहर और उसके अरकान की समझ सकें। सिर्फ इसलिए मैंने ये अतिरिक्त मेहनत की और उन अरकान के हिसाब से उन गजलों को कर। तो मेरा स्पष्टीकरण जिया साहब के सामने है। और दूसरी बात, बहुत सच्चे समालोचक हैं, वो बहुत ईमानदारी से अपनी बात रखी, बहुत अच्छी समालोचना की, बहुत अच्छी समालोचना की है, बहुत ईमानदारी के साथ की है। मैं उनके प्रशंसक हूँ, जिया साहब की इन्हीं बातों का मैं प्रशंसक हूँ कि वो जो भी काम करते हैं साहित्य के क्षेत्र में धड़ल्ले से करते हैं और बेलौस होकर करते हैं। ये उनकी खूबी है। दूसरी बात, प्रेम पे शेर मेरे यहाँ कम है, लेकिन जो है वो उथलेपन के साथ नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि में प्रेम एक बहुत बड़ी चीज है जो हम सबको जोड़े रहता है। क्योंकि शुरुआत से अब मानसिकता है उस तरह की रही है, और सामाजिक संदर्भों को लेकर एक शुरू से मेरे भीतर रहा, एक कुछ ना कुछ पकता रहा है, और उसमें काम किया। अमर उजाला में मैंने जॉब किया 9-10 साल। तो वहां से और भी जो मैं खबरें बनाता था, देखता था, पढ़ता था, लिखता था, वो सारी चीजें समाज को लेकर होती थी। तो वहां से जो भाषा है मेरी, भाषा और ये चीजें, सामाजिक संदर्भ, मुझे 10 साल तक कहीं आप काम करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं आप पे प्रभाव होना स्वाभाविक है। अच्छा। और जो भाषा का मामला है, भाषा की बात है, तो अखबार की जो भाषा होती है वो बहुत रमा दमा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो आम बोलचाल की भाषा होती है, और वही आम बोलचाल में मैंने वही चीजें रही। और मैंने भी शेर जो कहे हैं वहां मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि कहीं संस्कृत में शब्दावली ना आ जाए, कहीं फारसी ज़्यादा कोई ऐसा शब्द ना आ जाए जिसको पढ़ने में या समझने में लोगों को शब्दकोश की सहारा। अच्छा, जिया साहब ने सबसे पहले जिक्र किया, हमेशा रहती है बेहतर की गुंजाइश की साहित्य। तो मेरा तो ये मानना है कि किसी ने अगर एक कदम भी जिंदगी के सफर में, एक कदम भी मेरा साथ दिया है तो वो धन्यवाद का हकदार है। मेरी दृष्टि में सबसे गरीब आदमी वो है जो किसी को धन्यवाद भी नहीं दे सकता।
और किसी ने हमारा साथ दिया है, किसी ने सहयोग किया है, किसी ने हमको खूबसूरत बनाया है, किसी ने अच्छा बनाया है, तो उसको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। और मैंने वो चीज बड़ी ईमानदारी के साथ की है कि हमेशा रहती है बेहतर की गुंजाइश। और जिन मित्रों ने सहयोग किया उनके नाम भी मैंने लिखे हैं। मैं समझता हूं उनको भी अच्छा लगा हो। सीमा ने बहुत परिश्रम से शेर चुने और बहुत अच्छे अच्छे शेर। सीमा चूंकि खुद भी भारतीय संस्कृति में रुचि रखती हैं और बहुत अच्छी रुचि रखती हैं, इसलिए उन्होंने उसी तरह के शेर चुने और यहाँ पेश किए। तो सीमा की लेक्चरर हैं, भाषा की ही, हिंदी की ही लेक्चरर हैं, तो उनके यहाँ उस चीज की कमी नहीं पाई जाती। उनके यहाँ शब्दावली बहुत अच्छी है और वो दूसरे लोगों को भी पढ़ती रहती है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो अपनी बात कही। अच्छा, मैं डॉक्टर मेरे बहुत अजीज, बहुत प्रिय भाई डॉक्टर आसिफ हुसैन साहब ने जो आर्टिकल पढ़ा, वो इतना खूबसूरत उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने उस किताब को सिर्फ पढ़ा नहीं है, बल्कि उस किताब को का अध्ययन किया है। उसके एक एक शेर ही नहीं बल्कि एक एक शब्द को चबा चबा के पढ़ा है, जिसे चीरना बोलते हैं, धीरे धीरे खाना, धीरे धीरे पीना। तो उस तरह से उन्होंने पढ़ा है और इसीलिए वो ये बता पाए कि किताब में आंसू शब्द 23 बार आया है और जिंदगी शब्द 28 बार आया। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इतनी बारीकी के साथ उस चीज को पढ़ा। और आसिफ साहब क्योंकि बहुत अच्छे साहित्यकार होने के साथ साथ इंसानियत की लहरों के जीते जागते समंदर। मैं मुझसे छोटे हैं आयु में, काफी छोटे हैं, तो मैं उन्हें प्यार ही नहीं करता बल्कि उनका मैं सम्मान करता हूँ। आसिफ साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, जितने अच्छे इंसान हैं उतने ही अच्छे साहित्यकार हैं। उन्होंने मुरादाबाद के साहित्य पर बहुत कुछ लिखा है, कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने ये भी अपनी रिसर्च की है कि मुरादाबाद में पहली उर्दू गजल कहाँ से शुरू, किसने गजल कही। तो वो सब एक इतिहास उन्होंने साहित्य का बहुत अच्छी तरह से संजोया है और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। मैं आसिफ साहब का शुक्रगुजार हूँ। और हाँ, क्योंकि आसिफ साहब अरूस के बहुत बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर आरिफ हसन खान साहब, जो मुरादाबाद हिंदू कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट के एचओडी रहे और अब वो रिटायर होने के बाद अलीगढ़ रह रहे हैं। वो भी बहुत प्यारे इंसान हैं। आसिफ साहब उन्हीं के शिष्य हैं और मुझे तो कई बार लगता है कि आसिफ साहब ऐसे ही शागिर्द नहीं है उनके, बल्कि गुरुकुल वाले शागिर्द हैं। गुरुकुल में जो शिष्य परंपरा होती थी, वो मैं समझता हूँ कि उसी परंपरा से जुड़े हुए, लगभग उसी परंपरा को खुद में जीते हुए व्यक्ति हैं। तो आसिफ साहब का बहुत शुक्रिया। और आदरणीय भाई साहब मक्खन मुरादाबादी थे। हाँ, आसिफ साहब ने एक शेर पढ़ा था कि एक मिट्टी के खिलौने की हकीकत कहकर जिंदगी तूने बहुत देर रुलाया। अब मैं यहाँ जिक्र ये शेर में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये शेर भाई साहब मक्खन जी, भाई साहब भी सुन रहे हैं, ये शेर 6-7 साल पहले मैंने कहा और ये अकेला पड़ा हुआ था और मैंने बहुत कोशिश की। मैं दूसरा शेर इसमें नहीं कह पाया, ये गजल मैं मुकम्मल नहीं कर पाया। बहुत सारे शेर इस तरह के पड़े हुए थे जो एक एक शेर पड़ा हुआ था। मैं किताब में उन्हें शामिल नहीं करता क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम छोटी से छोटी चीज दर्शा देते हैं तो इसका मतलब हमारे पास अब दिखाने के लिए, पेश करने के लिए, तो इसलिए वो लोग एक एक शेर, दो शेर दे देते हैं किताबों में। मैं उससे बदतर आता। तो ये बहुत सारे शेर थे, कई शेर थे जो 5-5, 6-6, 7-7 साल से पड़े हुए थे और मैं गजल मुकम्मल नहीं कर पाया था। लेकिन पता नहीं कैसे वो माँ शारदा का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा ये रही कि इस दौरान ये गजल अब 5-6-7 साल के बाद
ये गजल पूरी हुई और मैंने इस किताब में शामिल कर दिया, क्योंकि शेर मुझे अच्छा लगा था जब मैंने कहा था 5-6 साल पहले, एक मिट्टी के खिलौने की हकीकत कहकर जिंदगी तूने बहुत देर बुलाया। और वास्तव में आसिफ साहब ने मुझे फोन किया और फोन किया, मुझसे बोले कि ना साहब आपके शायरी में, आपकी किताब में या आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा प्रिय हैं। तो मैंने उनसे जिक्र किया कि आंसू और जिंदगी, ये दो मेरे बहुत प्रिय सब्जेक्ट हैं, बहुत प्रिय सब्जेक्ट हैं। तो आसिफ साहब हंसे और बोले कि मैंने जो आर्टिकल तैयार किया हुआ है, आप कल जब आप सुनेंगे तो इन्हीं दोनों शब्दों पे, इन्हीं दोनों अल्फाज पे वो आर्टिकल पेश है। तो बोले कि मैंने वही तलाशा है उसमें। तो आसिफ साहब ने उसे बहुत मेहनत की और वास्तव में आंसू, एक आम आदमी और कलाकार में यही फर्क है कि आम आदमी आंसू को, रोधक को जाया कर देता है, लेकिन कलाकार उस आंसू को, अपने आंसुओं को उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है। चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो कवि हो, चाहे शायर हो, वो अपने आंसुओं को उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है, औजार के रूप में इस्तेमाल करता है और एक रचना तैयार करता है। तो आंसुओं को मैंने ही बड़ा फायदा उठाया है। तो ये मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट रहा है, आंसू। तो डॉक्टर आसिफ हुसैन साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना वक्त दिया और बारीकी से वो सब आलेख तैयार किया। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत शानदार आलेख था। और आदरणीय भाई साहब मक्खन मुरादाबादी मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे करीब 10 साल बड़े हैं, लेकिन लगते नहीं है, ये अलग बात ये भी अच्छा। तो उनका हमेशा मुझे प्यार मिला है, हमेशा प्यार मिलता रहा है। और वो भी विभिन्न जो कहिए कि लेखन की कई विधाओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो नई कविता के व्यक्ति रहे और व्यंग उनकी विशिष्ट शैली रही। और मुरादाबाद का नाम उन्होंने व्यंग के क्षेत्र में, व्यंग कविता के क्षेत्र में देश भर में रोशन किया। भाई साहब का, मक्खन जी भाई साहब का जो साहित्यिक सफर है, बहुत लंबा सफर है। और मुरादाबाद में एक कार्यक्रम होता था सवेरा नाम से। तो जब हमारी शुरुआत थी तब हम सवेरा सुनने जाया करते थे और सवेरा में भाई साहब ने ही हमें बुलाया और वहां कविता पाठ भी कराया। ये मैं शायद 20 साल पुरानी बात कर रहा। और फिर मैं सवेरा से जुड़ा रहा, भाई साहब का बहुत प्यार मुझे मिलता रहा। अच्छा, सवेरा की एक खूबी थी कि क्योंकि सब संपन्न लोग और सब पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग सवेरा के उससे जुड़े हुए थे, और जो मुरादाबाद की क्रीम सवेरा से जुड़ी हुई थी। तो सवेरा की खास बात थी कि वो जिसको पढ़वाते थे, चाहे वो लोकल है या बाहर का, लोकल भी है तो उसको पारिश्रमिक जरूर देते। मतलब ऐसा कभी नहीं रहा कि कोई किसी रचनाकार को पारिश्रमिक। तो अब ये थोड़ा सा भाई साहब के अस्वस्थ होने की वजह से वो सिलसिला टूट गया सवेरा का। तो एक बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सवेरा के हुए मुरादाबाद में। और भाई साहब ने इतनी अच्छी तरह से जिक्र किया, इतनी अच्छी तरह से मुझे प्रस्तुत किया। मैं तो उनका शुक्रगुजार हूं कि उनका ये तो मेरे लिए आशीर्वाद। और जहां तक शागिर्दों की बात कही थी भाई साहब ने, तो मेरा मानना है कि हम आज का अगर इतिहास उठा के देखें तो बहुत पुराने पुराने लोग वो कहीं ना कहीं अपने से छोटे लोगों को, अपने से छोटे मीन्स अपने से आयु में छोटे लोगों को उनसे खुद अपने साथ जोड़ा उन्होंने, ताकि उनकी जो चीजें आगे चलती रहे। और जो लोग नहीं जोड़ पाए, जो लोग कंजूस प्रवृत्ति के रहे, तो वो अपने साथ ही चीजें ले गए। फिर उनके बाद ना तो कोई उनका नाम लेने वाला रहा, कोई नहीं रहा। तो मेरा मानना है कि किसी कलाकार के दो परिवार होते। एक तो उसका निजी परिवार है जिसमें उसके पत्नी, बेटे, बेटियां, ये सारे होते हैं, और दूसरा परिवार होता है उसके शिष्यों का। मेरा मानना है कि जो पत्नी, बेटे, बेटियां, इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण परिवार
शिष्यों का होता है, क्योंकि वही उस मशाल को थामे रहते हैं जो उन्हें थमाई गई है, और जिस जो रास्ता उनके उस्ताद ने उनको दिखाया है उसी पे वो चलने की कोशिश करते हैं और अपने उस्ताद को कहीं ना कहीं याद कर लेते हैं। तो मेरा आशय सिर्फ यही था कि ये जो बच्चे जुड़े हुए हैं सब, तो बहुत अच्छे अच्छे शेर कह रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे शेर कह रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरे किसी शेर पे प्रशंसा होती थी तो नूर साहब उछल जाते थे, और मुझे नहीं मालूम, बाद में पता चलता था कि मेरे शेर, कई शेर नूर साहब ने विदेशों तक पहुंचा। अरे भाई सुनिए, मेरे शागिर्द का कृष्ण नाथ का शेर, अब नूर साहब सुना रहे हैं तो हमने वाले को सुना तो है ही, तो नूर साहब को ऐसा शेर तो सुनाएंगे नहीं। तो कई शेर उन्होंने विदेशों तक पहुंचा दिए, और मैं इस मामले में मक्खन भाई साहब ने कहा, वास्तव में इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि नूर साहब से मुझे एक पिता का प्यार मिला, साहब से मुझे गुरु का प्यार मिला, और वो जो परिवार है मेरे लिए बहुत श्रद्धा का केंद्र है, वो पूरा परिवार। तो नूर साहब से जो कुछ सीखा बस वही थोड़ा बहुत आगे बढ़ लेता हूँ। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और जो सामने हमारे जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं उन सभी का, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ अब नाम नहीं है और फेसबुक यूजर के नाम से भी आ रहे थे, और हाँ, तो मैं चाहता हूं कि अब प्रिय भाई मान सिंह सुथार साहब भी यहाँ तशरीफ लाएं। तो सब लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना और बहुत अच्छी तरह से प्रोत्साहित किया, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। दो तीन शेर, हाँ सर, हम चाह रहे थे कि आप कुछ सुनाइएगा किसी गजल बुक से, कुछ सुनाइएगा सर। समय तो चूंकि हो गया है, लेकिन अब समय हो चुका है तो कोई बात नहीं, ये वक्त, इतना खूबसूरत वक्त वापस नहीं आएगा। सुनाइएगा सर। जी बिल्कुल, मुझे भी एक जगह लाइव पे जाना था, वो फिर भी आपके कार्यक्रम की वजह से मैंने वो, वहां से मुझे गालियां मिलेगी, कोई बात नहीं, चलेगा। नहीं वो बहुत शानदार, बहुत शानदार सर, सुनाइएगा प्लीज। जरूर जरूर, आपके लिए जरूर मंजूर है सब कुछ। दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ। कहता हूँ कि हर वक्त हूँ किसी न किसी, हर वक्त हूँ किसी न किसी इम्तिहान में, शायद इसीलिए है ये तलखी ज़बान, शायद इसीलिए है ये तलखी ज़बान। हर वक्त हूँ किसी न किसी इम्तिहान में, शायद इसीलिए है ये तलखी ज़बान में, और अपनी अनाकी कैद से बाहर निकल के देख, अपनी अनाकी कैद से बाहर निकल के देख, पैबंद लग चुके हैं तेरी आन बान, पैबंद लग चुके हैं, अपनी अनाकी कैद से बाहर निकल के देख, पैबंद लग चुके हैं तेरी आन बान में, और सोहबत बुरी मिली तो गलत काम, सोहबत बुरी मिली तो गलत काम भी हुए, वैसे कोई कमी तो न थी खानदान, क्या बात, क्या बात। वैसे कोई कमी तो न थी खानदान, सोहबत बुरी मिली तो गलत काम हुए, वैसे कोई कमी तो न थी खानदान में, और गम भी, खुशी भी, आह भी, आंसू भी, रंज भी, गम भी, खुशी भी, आह भी, आंसू भी, रंज भी, बहुत खूब, सबको जगह मिली है मेरी दास्तान, सबको जगह मिली है, गम भी, खुशी भी, आह भी, आंसू भी, रंज भी, सबको जगह मिली है मेरी दास्तान में, और नींदों की जुस्तजू में लगे हैं तमाम ख्वाब, नींदों की जुस्तजू में लगे हैं तमाम ख्वाब,
सज धज के आ गया है कोई उनके ध्यान, सज धज के आ गया है कोई उनके ध्यान में, और लगता है कि दरवाजा खटखटाए चले जा रहे हो नाथ, दरवाजा खटखटाए चले जा रहे हो नाथ, लगता है कोई शक नहीं है मत, लगता है कोई शक नहीं है मत, दरवाजा खटखटाए चले जा रहे हो नाथ, लगता है कोई शक नहीं है मकान में, हर वक्त शायद इसीलिए है ये कल की जमाने। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना, थोड़ा सा और सुनाएगा, एक दो शेर और सुना दीजिएगा, बहुत शानदार आप। चलिए दो तीन शेर जी जी सारे के उसका गुरूर सारी हदें पार कर, उसका गुरूर सारी हदें पार कर गया, वो इसलिए ही मेरी नजर से उतर गया, वो इसलिए ही, उसका गुरूर सारी हदें पार कर गया, वो इसलिए ही मेरी नजर से उतर गया, और एक हादसे के नक्श अभी तक है ज़हन पर, एक हादसे के नक्श अभी तक है ज़हन पर, हालांकि हादसे को जमाना गुजर, बहुत अच्छा, एक हादसे के नक्श अभी तक है ज़हन पर, हालांकि हादसे को जमाना गुजर गया, और करती थी रूप रंग पे अपने बड़ा गुमान। जिया साहब देखिए आपके मतलब का शेर आ गया। जिया साहब आपका मान रख रहे हैं, देखिए आपने शिकायत की थी, अभी दूर कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत करती थी भैया, पूरे टाइम रहे हैं इसका मतलब, रूप रंग पे अपने बड़ा टाइम गुमान। अरे मानसिक जी बहुत प्यारे इंसान, डॉक्टर साहब, जिया साहब, मक्खन मुरादाबादी साहब, इन सबको एक साथ कहाँ मौका मिलेगा फिर सुनने का, बड़ी भाग्य से मिलता है ये सब। करती थी रूप रंग पे अपने बड़ा गुमान, देखा तुम्हें तो धूप का चेहरा उतर गया। वाह। करती थी रूप रंग पे अपने बड़ा गुमान, देखा तुम्हें तो धूप का चेहरा उतर गया, और अच्छे दिनों का करते रहे इंतजार हम, जो वक्त अपने पास था वो भी गुजर, अच्छे दिनों का करते रहे इंतजार हम, जो वक्त अपने पास था वो भी गुजर गया, और एहसास के महल की मुंडेरों पे नाज फिर, एहसास के महल की मुंडेरों पे नाज फिर, यादों के झिलमिलाते थे कौन, यादों के झिलमिलाते थे कौन कर गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं भाई मान सिंह सुथार साहब से, जो इस मंच का जिन्होंने जो संस्थापक है इसके, मानसरोवर साहित्य अकादमी के, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भाषा को लेकर जी। ना साहब, खान साहब, ना साहब ज्यादा कह रहे हैं मेरे बारे में। मैं तो सिर्फ इनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आप सबने एक जो कहते हैं ना, जो मील का पत्थर जो आपने लगाया है, बस उसी पे आगे चलने को तत्पर हैं, और साहित्य की सेवा में जितना हो सके उतना सहयोग देते हैं। और आप सबके विचार आज सुने, और बहुत सारे लोगों के विचार भी आए हैं। जैसे सीमा जी ने कहा कि मुशायरे के साथ साथ ऐसी स्वत पुस्तकों पर भी स्वत चर्चा होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल जी, जी, क्योंकि एक ये नींव पड़ गई है अब। जी जरूर ना साहब, इसको आगे भी जारी रखेंगे, बीच बीच में जब भी कोई अच्छी पुस्तक आएगी
तो उस पर आप सब इकट्ठे होकर इस पर जरूर विचार करेंगे। हाँ, पर अभी आप जो कह रहे थे ना, अभी जैसे आज तो राजस्थान और मुरादाबाद सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं आपको लेकर नासा। अरे मोहब्बत 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 आपकी। जी राजस्थान धन्य हो गया उत्तर प्रदेश बिल्कुल मुरादाबाद को बिल्कुल पाकर। एक बहुत ही मेजोरिटी के साथ है मुरादाबाद, और ये हमारा सौभाग्य कि सभी महानुभाव एक छोटे से आग्रह पर इतने सुंदर जी महफिल को जमाया, इतने और सुंदर कार्यक्रम को सीमा जी, जमाया। मैं आरिफ साहब से प्रार्थना। हाँ, आसिफ साहब, आसिफ साहब, आसिफ साहब जी या जी तो जी। आज तो ना साहब की बुक पे आपके विचार सुने, आपके जो हाँ, कलाम है वो भी हमें सुनने को मिले, ये आपसे वादा चाहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अगले लाएंगे कार्यक्रम बिल्कुल। में आसिफ जी जी साहब को हम हमारी गुजारिश रहेगी कि आप आएंगे तो हमारे जरूर जरूर। इस महफिल में चार चांद लगेंगे। तो आपके अब साथ साथ कार्यक्रम चूंकि मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ आसिफ साहब से भी, आपका कलाम भी हमें सुनने को मिले, दर्शकों को मिले और कुछ सीखने को मिले आपसे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जी जी बिल्कुल। आसिफ साहब की मुस्कुराहट बता रही है कि वो अपनी स्वीकृति दे बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय रहेगा। तो आज इस कार्यक्रम यह कार्यक्रम चूंकि समाप्ति की ओर है, और मान्यवर जी डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब हमारे गुरुवर ना साहब, और आपको बहुत ही सुंदर साधक। अपनी मुख्य बात तो रह ही गई मेरी, आपको बुक के जी लिए जी बहुत कहिए। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक प्रति मुझे आप भिजवा दीजिएगा। आप मुझे एड्रेस एड्रेस दे दीजिए, जरूर जरूर मैं कहने वाला था। जरूर बिल्कुल जरूर। तो ना साहब की एक कृति एक वाकई में यही बहुत नहीं, और भी सौभाग्य है। भेजूंगा, और भी जरूर भेजूंगा जरूर मैं। सर। आपकी पूरी टीम चलिए के ठीक। लिए ना साहब अपनी कृतियां कई कई प्रति उसकी भेजेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो कार्यक्रम समाप्ति की ओर और सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करते हुए कि एक आग्रह से ही इस कार्यक्रम में आ गए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मान्यवर आसिफ हुसैन साहब को प्रणाम करते हुए, जिया जमीर साहब को प्रणाम करते हुए, मान्यवर मक्खन मुरादाबादी साहब को प्रणाम करते हुए, एक सार्थक बहस, एक सार्थक समीक्षा, आज एक बहुत ही सार्थक बिल्कुल कार्यक्रम बना। और ये सब हमारे गुरुवर मान्यवर डॉक्टर कृष्ण वर्मा साहब की कृपा से ही ये सब संभव हो पाया। तो उन्हें प्रणाम करते हुए और उनके अंतिम शेर के द्वारा कार्यक्रम को हम समाप्त करना चाहेंगे कि करेगा कौन हिफाजत अब इसकी मेरे बाद, करेगा कौन हिफाजत अब इसकी मेरे बाद, मैं सोचता हूँ दिए से दिया जलाते हुए, मैं सोचता हूँ दिए से ये सोचता हूँ, वाह, ये सोचता हूँ दिए से दिया जलाते हुए। इतने समस्त इतना समृद्ध बहुत मंच ही सुंदर। हमारे समक्ष है, तो जी ये सब गलतियां को माफी लेते हैं। आज का ये कार्यक्रम सबको 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 इबादत शुभ और रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद। तो इसी के साथ आज का जय ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। प्रणाम, नमस्कार। जय